चुटकी सिंदूर पोंछ के मारा गया, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर करना ज़रूरी था। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग इस तरह के लोगों को हथियार बनाकर न सिर्फ भारत, पूरे विश्व में आतंकवाद फैला रहे हैं। AI गाइडेड मिसाइल्स होती हैं जो सिचुएशन से, कल के दिन कोई सिचुएशन ऐसी हो गई तो अपने आपको वो रीरूट भी कर सकते हैं, और इन सब को इंडिया ने डेवलप किया है। पर इस तरह के अटैक से पहले जो एक बहुत बड़ा स्टेप होता है वो होता है खुद को प्रोटेक्ट करना। देखो, जब भी किसी दुश्मन को अटैक किया जाता है तो कई तरीके से घेरा जाता है, और इसलिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो। यदि आप सिर्फ एक ही सिंगल माइंडेड उसे जाओगे तो वो काउंटर कर पाएगा। ये एक दिन का निर्णय नहीं होता, इसमें पूरे आपने देखा होगा जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगातार मीटिंग चल रही थी, लगातार स्ट्रैटेजीज बन रही होंगी, तो में हर प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस किया गया। चाहे वो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम हो, वो भी टारगेटेड होगा, उनका जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमारी नज़र में है, उनके जितने फैक्ट्रीज़ हैं आयुध की वो हमारी नज़र में है। हर चीज़ जब हमने पॉइंट आउट कर लिया उसके बाद हम एक्शन लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। जब कहते हैं ना कि वो PM के हाथ में बटन है, तो ऐसा नहीं कि उसके घर में एक बटन लगा रखा है वो दबा देगा तो न्यूक्लियर अटैक हो हाँ सर, जाएगा। यही सोचा जाता है ना, लोग ऐसे सोचते हैं कि वो एक बटन होगा, अब वो गलती से दब गया तो ऐसे थोड़े ना होता है कि सोते सोते हाथ पड़ गया सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं होता। जब ये वाला केस भी हुआ है, पाकिस्तान कितना भी डिनाइल कर ले, पर मेरे पास ऐसे 10 कारण हैं कि मैं बता दूंगा कि ये बिना किसी सरकार के हो ही नहीं सकता। देखो, किसी भी इस तरह के अटैक के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है सर। जो टेररिस्ट भी है ना, वो भी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत अवेयर है। तो अभी स्पेशली JNK में ऐसे सिस्टम्स यूज़ किए गए कम्युनिकेशन के लिए जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो लोग को वो एप्लीकेशन दी गई या कई बार वो ताबीज़ के फॉर्म में भी दिया गया कि आप पहन लीजिए, Okay. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा सिंक करते हैं, तो उनको खुद ही नहीं पता कि वो लोग एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन गए हैं जिसमें वो टूल है। आप बॉर्डर पर कोई फ़ोन जैम करना चाहते हो तो रिस्क ये ना कि आप भी अपने भी तो कर लोगे, एग्जैक्टली। फिर आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल करोगे दुश्मन की तो हो जाए आपका ना हो। कि आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर जितनी रिलीजियस ऐप चल रही हैं उसमें आधी से ज़्यादा US की। यदि कोई व्यक्ति खुदा के नाम पर किसी को मारता है तो वो अपने खुदा को बहुत छोटा कर देता है। बिल्कुल। जिन लोग कलमा नहीं पढ़ पाए और यदि उनकी पढ़ के जान बच जाती, उन सब के बिहाफ पे मैं पढ़ रहा हूँ। और जिन आतंकवादियों ने मारा है उनसे रिक्वेस्ट एक बार जिंदा करते हैं उनको, क्योंकि यदि मैं अयाज भाई मुझे कॉल करें और बोलें कि सलाम वालेकुम, या मुझे कोई सिख मेरा दोस्त कॉल करे कि सत श्री अकाल, और मैं रिस्पॉन्ड करूं सत श्री अकाल या वालेकुम सलाम, तो मैं इसलिए नहीं करता कि मैं उन्हें खुश करना चाह रहा हूं, बिल्कुल। मैं इसलिए करता हूं कि मैं उस बात को मानता हूं। हम इस चीज़ को श्रद्धा से मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर इतने सारे धर्म और इतने सारे वो चल रहे हैं, और यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की। तो हमें खतरा हिंदुस्तान की इस खूबसूरती के लिए। जब ये 26 लोग मरे, यदि पाकिस्तान में 1 लाख लोग भी सामने आ जाते हैं ना उठ के, तो अगली बार से आतंकवादी हिम्मत ही नहीं करते। उनको लगता है यार हम अपने धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं। वही चाइना की सुन रहे हैं, जहाँ चाइना में सबसे ज़्यादा इस्लाम के अगेंस्ट काम हो रहा है। एग्जैक्टली। और उनके संग मिलकर आप कुछ भी करोगे, लेकिन वैसे आपको गजबा हिंद करना है, मतलब इलॉजिकली सोच होगी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। साइबर सिक्योरिटी पर इस पॉडकास्ट में आज फिर से मेरे साथ है हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे। अमित सर, वेलकम। थैंक यू अयाज भाई। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने सर से रिक्वेस्ट की थी, सर प्लीज़ आप बात कीजिए। सर तबीयत ख़राब थी सर की, लेकिन वो आ गए, सर उसके लिए थैंक्स। सर आज आपसे डिस्कस करना है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। एक बड़ा इवेंट जो है, मतलब इंडिया ने एक जो अटैक वहाँ पहलगाम में हुआ था उसके लिए जो डिफेंसिव चीज़ मेजर थी कि जो पाकिस्तान में हाइड आउट थे टेररिस्ट के उन पर अटैक किया है, और उसके बारे में डिस्कस करना है कि ये अटैक जो होता है कैसे होता है, और प्लस वहाँ पे जो टेररिस्ट होते हैं वो कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, और कैसे एयरफोर्स वगैरह ये सारी जितनी भी होते हैं ये लोग कैसे अटैक वहाँ पे करते हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। इवन दो हम पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे सर, आपसे इससे बात करेंगे, लेकिन विल ट्राई डिस्कस विद सर कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो सर सबसे पहले यही जानूंगा आपसे कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो ये कैसे प्लान कैसे होता है, अगर साइबर स्पेस की हम बात करें। देखिए, पहले तो जो ये इंसिडेंट हुआ पहलगाम का, जितने भी लोग की जान गई है मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सर। क्योंकि इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकती थी चीज़।
और मैं एक वर्स से स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल। कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहमदुलु इल्लिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर्रहीम। जिन लोग कलमा नहीं पढ़ पाए और यदि उनकी पढ़ के जान बच जाती, उन सब के बिहाफ पे मैं पढ़ रहा हूँ। और जिन आतंकवादियों ने मारा है उनसे रिक्वेस्ट एक बार जिंदा करते हैं उनको। बिल्कुल सर, मैं पढ़ देता हूँ। सही है। तो ये चीज़ पहले मैं सेट कर दूं कॉन्टेक्स्ट कि यदि कोई व्यक्ति खुदा के नाम पर किसी को मारता है तो वो अपने खुदा को बहुत छोटा कर देता है। बिल्कुल सर, क्योंकि यदि आपको ऐसा लगता है कि खुदा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, उसी ने बनाया सब कुछ, उसके बाद वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि इसको मार दो। ये कितनी छोटी सी बात है। जो सर्वशक्तिमान है वो एक चुटकी बजाएगा और सबको खत्म कर। खत्म, बिल्कुल। विनाश उसके हाथ में। उसके लिए तुम्हारी हेल्प लेने की जरूरत थोड़ी ना है। तुम हो क्या? बिल्कुल। तुम ठेकेदारी लेके बैठे हो। और उनको ऐसा लग रहा है, जब मैंने उनके वीडियोस वगैरह देखे तो लोग जिहाद के नाम पर जो कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि वो खुदा के लिए कर रहे हैं। कुछ बेसिक्स यहाँ पर मैं स्टैब्लिश कर दूं, और ये इसलिए क्योंकि ये चीज़ रुकेगी नहीं जब तक ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल क्लियर सर, नहीं ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हो। सर क्योंकि ये जो चीज़ नहीं। लोग ये सोचकर मारे जा रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो कितना छोटा कर देते हैं अपने खुदा को। मतलब उनको बिल्कुल इतना भी भरोसा नहीं है कि वो किसी को मार सकता है। जिस व्यक्ति ने सारी सृष्टि बनाई है, जिस व्यक्ति ने मुझे भी बनाया, आपको भी बनाया, बिल्कुल सर, सारा कलर्स, खुशबू, सब कुछ, फिर वो एक किताब लिखेगा और उसमें बोलेगा भाई ऐसा ऐसा करना, वो भी एक भाषा में लिखेगा। बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि उसका उस भाषा के प्रति प्रेम है। बिल्कुल। आप सोचिए, कम से कम नहीं तो 5,000 भाषाएं, ज़्यादा ही होंगी विश्व में। और उसके बाद कहेगा कि साहब ये फॉलो कीजिए और ये यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो मुझे पसंद नहीं आएगा। ये बात ही कितनी छोटी हो जाती है। बिल्कुल। जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसे जो करना है उसने ऑलरेडी कर दिया है। बिल्कुल। वो आपके दिमाग में कर चुका है। उसने आपको पैदा किया है कि आप कुछ भी कर सको, जियो, खुश हो, सेलिब्रेट करो, एक अच्छी ज़िंदगी जी के जाएं। हम उसकी अच्छाइयों को बर्बाद कर देते हैं। हमने कसम खा रखी है कि जो वो अच्छा करना चाह रहा है वो ना करे। उसी को सबसे ज़्यादा दुख होगा यदि आप कोई चीज़ क्रिएट करते हो, एक पेंटिंग क्रिएट करते हो। अयाज भाई ने एक पेंटिंग, मैंने आके ऐसे पानी डाल दिया उस पर। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई किताब लिखी थी कि जैसे ही देखना उड़ा देना इसको। आपको किसी भी तरीके से वो एक्सेप्ट होगा? बिल्कुल। जो चीज़ आपने ही क्रिएट की है, आप तो खुद ही मिटा सकते थे उसको। उसके लिए मेरी क्या ज़रूरत थी पहले? तो ये मैं इसलिए बहुत सिंपलीफाई करके बताना चाहता हूँ कि इस तरह से लोग सोचते नहीं हैं। और जब लोगों से कहा गया कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, और उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ इस पूरे प्रकरण में ये लगी कि उन्हें पूछना पड़ा। इसका मतलब है कि हिंदू और मुसलमान इस तरीके से थे वहाँ कि आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यदि आप एक साथ हैं और आपको अलग करना पड़ रहा है तो पहले तो आप दूध और पानी की तरह घुले मिले, और फिर चुप्पी सिंदूर पोंछ के मारा गया, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर करना ज़रूरी था। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग इस तरह के लोगों को हथियार बनाकर न सिर्फ भारत, पूरे विश्व में आतंकवाद फैला रहे हैं। ये उनके लिए है। क्योंकि यदि हिंदुस्तान के अंदर 26 लोग मारे जाते हैं तो ये हिंदुस्तानी 26 लोग नहीं है, ये पूरे विश्व की इंसानियत पे हमला है। बिल्कुल। आज यहाँ 26 है, कल वहाँ 25 होंगे, फिर वहाँ मरेंगे। ये तो होता रहेगा। यदि बाकी लोग सोचते हैं कोई बात नहीं तो हो गया, तो फिर आप बहुत ज़्यादा दूर हैं नहीं। क्योंकि वही लोग जो आज यहाँ हथियार उठा के सामने आ गए वो कहीं और चले जाएंगे।
तो पूरी इंसानियत को ख़तरा है। सवाल ये है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर ज़रूरी है। और चूँकि हमारा पॉडकास्ट बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त सुनते हैं, बिल्कुल। एंड आई एम श्योर कि वो वाकई इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो मेरी बात को मानेंगे। क्योंकि मैं ये जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद, इसीलिए मैंने जानबूझ के वर्ड से शुरू किया, क्योंकि यदि मैं अयाज भाई मुझे कॉल करें और बोलें कि सलाम वालेकुम, या मुझे कोई सिख मेरा दोस्त कॉल करे कि सत श्री अकाल, और मैं रिस्पॉन्ड करूं सत श्री अकाल या वालेकुम सलाम, तो मैं इसलिए नहीं करता कि मैं उन्हें खुश करना चाह रहा हूं। बिल्कुल। मैं इसलिए करता हूं कि मैं उस बात को मानता हूं। और मैं जितने लोग जो इस संस्कार से आए हैं हिंदुस्तान में, सबके लिए बोल रहा हूं, हम इस चीज़ को श्रद्धा से मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर इतने सारे धर्म और इतने सारे वो चल रहे हैं कि हमारा सिर झुकता है, चाहे वो पीर बाबा की दरगाह हो, चाहे वो कुछ, और उतने ही शिद्दत से झुकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की। तो हमें खतरा हिंदुस्तान की इस खूबसूरती के लिए है कि कल के दिन किसी भी कारण से यदि डर लगने लगे, जब लोग मुझे बोलते हैं कि यार चूँकि मैं फलाने धर्म का हूँ, मुझे रेंट पर घर देने से डर रहे हैं लोग। हाँ, डरेंगे भाई, क्यों नहीं डरेंगे? बिल्कुल डरेंगे। क्या करेगा वो इंसान बेचारा? एक जब इमेज बन जाएगी फिर तो बिल्कुल होगा। क्यों नहीं डरेगा? अब आप क्या चाहते हो? तो वो जिम्मेवारी आपकी है, बिल्कुल। सामने वाले की नहीं है। आप सामने वाले को धमका के उसका घर रेंट पे नहीं ले पाओगे, बिल्कुल। क्योंकि उसका हक है भाई, वो अपनी सेफ्टी चाह रहा है। सेम और भी जगह है कि साहब मुझे एयरपोर्ट पर चेकिंग की गई, क्यों ना करें? डर गए हैं लोग, बिल्कुल। और ये डराया आप नहीं है, बिल्कुल क्योंकि आप खुल के सामने आए ही नहीं। पॉइंट है। जब ये 26 लोग मरे, यदि पाकिस्तान में 1 लाख लोग भी सामने आ जाते हैं ना उठ के, तो अगली बार से आतंकवादी हिम्मत ही नहीं करते। उनको लगता है यार हम अपने धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं। चूँकि उन्हें लग रहा है कि हम धार्मिक काम कर रहे हैं, तो वो होता रहेगा। आज यहाँ होगा, कल कहीं और होगा। कुछ भी लोग सामने जाते हैं। जब JNK के अंदर लोग कैंडल लेके निकले, तो एक मैसेज गया ना कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। इस तरह की चीज़ें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। ये मैसेज यदि एक बार पाकिस्तान से भी आ जाता, तो मान लेते कि हाँ, तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि निर्दोष लोग मारे ये गए। तो हर बार होता है। और जब प्लस 26/11 हुआ था, तो सारे निर्दोष लोग ही थे। होटल के अंदर मर रहे हैं लोग, बंधे हुए हैं लोग, यार उनकी क्या गलती है? बाहर के लोग हैं या गेस्ट की तरह आए हैं, या जब मंदिर अक्षरधाम के अंदर बंधक बना लिया लोगों को, या एक कश्मीर में हरजतबल दरगाह में बना लिया, क्या था ये कभी भी फेस टू फेस लड़ाई तो हुई नहीं। ये तो सब कुछ लोग आए, बम ब्लास्ट करके चले गए, कुछ लोग आए, गोलियां मार के चले गए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और इसके लिए फिर आप कहते हो कि खुदा का काम कर रहे हो आप। एग्जैक्टली। यार वो ऐसे क्यों कराएगा? यदि आपने युद्ध ही लड़ना है, तो आइए बॉर्डर पे लड़िए, फिर सर उस चीज को मुस्लिम्स के जस्टिफाई भी कॉन्सेप्ट ही करें। क्लियर नहीं है ना वहाँ के लोगों के। मैंने देखा है कि जिहाद के नाम पे उनको लगता है बस किसी को भी जाके मार देंगे। जिहाद जो वर्ड है उसका मतलब नहीं पता है आपको। और मतलब वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनको कि मतलब इतना आसान हो गया है कि कोई भी मौलवी, कोई भी मुल्ला मस्जिद में जिहाद के नाम पे बात कर देगा और उसको लेकर जैसे सामने जाके किसी को भी गोली के छर्रे मार दे। भाई जिहाद का मतलब आपको पता होना चाहिए। जिहाद वर्ड जहादा से आता है सर, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है। प्लीज मैं जहादा से चाहता हूँ कि ये डिस्कस हो। एग्जैक्टली जहादा से आता है वर्ड, जिसका रूट वर्ड होता है संघर्ष करना। और सबसे प्रॉफिट की हदीस से आती है, प्रॉफिट की सेइंग आती है कि सबसे बड़ा संघर्ष हुआ है जो आप अपने अंदर करेंगे, अपने सेल्फ के साथ, जो हम डिस्कस करते हैं कि हमें अपने आप को आगे लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, इस सिचुएशन में लेके आना है। और आप जो है कहीं की चीज़ें, कहीं जो वॉर के वक्त की वर्सेस है कुरान में कुछ है, वो वहाँ ला के फिट कर देते जो इनोसेंट लोगों पे हैं। भाई वो जुल्म के खिलाफ है, वो यहाँ पे चीज़ नहीं हो रही। जब एक वॉर चल रहा है, जैसे महाभारत का इशू वहाँ पे था, वहाँ पे लड़ाई, वो एक पर्टिकुलर लड़ाई के बारे में, वो आम चीज़ पे नहीं फिट कर सकते यहाँ पे बैठ के। तो ये मुसलमान जो लोग हैं, जो क्लेरिक्स हैं वहाँ पाकिस्तान के, वो आम चीज़ पे फिट कर देते हैं। और एक बड़ा वो कॉन्सेप्ट आता है ग़ज़वा हिंद का। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान के बड़े मोतबर, बड़े पॉपुलर स्कॉलर हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, और वो बड़े एक उनके साथ के उनके गुरु थे, तो वो बैठ के बता रहे थे, इवन तो वो बात करते हैं बड़ी शांति की, वो बता रहे थे कि नहीं भाई ग़ज़वा हिंद तो होगा। अब ये सोचिए कि ग़ज़वा हिंद होगा और एक ऐसा कंट्री जिसके पास मतलब सस्टेन करने के लिए पैसा नहीं है, जो IMF के फंड्स पे जी रहा है। प्रैक्टिकली अगर हम ले लें,
किसी से भी पूछ लें तो वो ये अपने अंदर माइंड में रखता है कंट्री वहाँ के लोग के वो इंडिया जैसे बड़े कंट्री में डेवलपिंग कंट्री है उस पर अटैक करके उस पर कब्जा कर लेंगे। ये सोच है। पहले तो ये इम्प्रैक्टिकल सोच है। दूसरी चीज़ नहीं, मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल है, मैं इसको थोड़ा काउंटर करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि यदि तुम्हें ये लग रहा है कि गजवा-ए हिंद खुदा आपसे करवाना चाह रहा है, ये गलत है। बिल्कुल। और दूसरा, अरे यार उसको कुछ भी कराने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, अब इतना भी ये जो आप कह रहे हैं वो कुरान की वर्स है। तो अल्लाह कुरान में कहता है अगर किसी के साथ कुछ करना होता तो वो हम करते, क्या अब हम तुम्हें कह देंगे कि तुम सबको तुम मुसलमान करोगे। बना दो? बस। कुरान की वर्स है। मैं शायद उस पर लगा भी दूंगा, मेरे राइट नाउ मेरे याद नहीं आ रही, बट आई पोस्ट दैट उस पे कि कहाँ पे, कि क्या हम तुमसे कराएंगे ये काम कि मतलब तुम सबको मुसलमान ये बनाओगे? चीज़ जब आप ठेकेदारी ले लेते हो ना कि नहीं मैं तो ईश्वर का काम है या खुदा का काम है, ये ठेकेदारी बिल्कुल आपके ईश्वर या खुदा को छोटा करेगी। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि वो जो भी है, बिल्कुल खुदा उसको लिखकर आपको ऑर्डर क्यों करेगा? बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली। मतलब वो आपको लिख के देगा एक भाषा में कि भैया ये कर लो तो मैं खुश हूं, नहीं तो नहीं हूं। नहीं सर, ये बात ही इलॉजिकल है। बिल्कुल सर, सिरे से ये लॉजिक। बात ही इलॉजिकल है कि भाई वो एक जिसने सब कुछ बनाया, हिंदी भी उसने बनाई, संस्कृत भी उसने बनाई। आप ये मान सकते हो कि संस्कृत खुदा ने नहीं बनाई? संस्कृत बनाने के लिए कोई दूसरा आया होगा वहां से, बिल्कुल ऐसा हो सकता है? बिल्कुल या फॉर एग्जाम्पल जो भी चीज़ें आप डिस्कार्ड कर रहे हो इस दुनिया में, वो चीज़ें खुदा ने नहीं बनाई होंगी, ऐसा हो सकता है क्या? तो जब वही नहीं हो सकता, लॉजिकली वही लॉजिक फेल हो जाता है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं एक पर्टिकुलर चीज़ तो बनाई उसने? बिल्कुल यू विल हैव टू स्टार्ट लविंग एवरीथिंग। एग्जैक्टली। उसने स्पेनिश लोग भी बनाए, उसने एबोरिजिनल भी बनाए सब हैं, बनाए। उसने कोलंबस जो अमेरिका गया था वो लोग भी उसी के, सब कोई उसका है यार। सर ये लोग और आप यदि किसी भी व्यक्ति इसके को इस वजह से डिस्कार्ड कर रहे हो क्योंकि वो एक मजहब या पंथ फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। बिल्कुल उसको उसी ने बनाया भाई। सर, कुरान खुला ये कहता है कि लिकुल्ली अजलिन किताब, हमने हर दौर में किताब दी है, और लिसान भी कौमी, लिसान मतलब ज़ुबान, उस कौम की ज़ुबान में दी है। तो अगर आप ये मानते हो कि हर किसी को किताब मिली है तो उस कौम की ज़ुबान में मिली है, और उस कौम को यहाँ पे संस्कृत में मिली है। हर जगह हर लैंग्वेज खुदा की बनाई हुई है। प्यार मैं मोहब्बत तो करना। संस्कृत को भी नहीं मानता। मैं तो बताऊँ ना, ये हिंदुस्तान में इतने सादा लोग इसीलिए हैं क्योंकि हम क्वेश्चन करना जानते हैं। बिल्कुल हम ये डिस्कस कर रहे हैं, शायद पाकिस्तान में लोग डिस्कस नहीं नहीं कर पाए। सकते। उनको लगेगा यार ये क्या है यार, इस पर क्यों सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल क्योंकि यहाँ ये इस तरह का एनवायरनमेंट है। हम यहाँ पे देखो टीवी पे भगवान राम पे डिस्कशन चल रहा होता है, बिल्कुल उन्होंने ये गलत कर दिया, सही कर दिया, सब पे कर सकते हैं। जो अच्छा है कर लो, जो नहीं समझ में आ रहा मत लो, ये आपका डिसीजन है। कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी को किसी इस वजह से क्योंकि ईश्वर ने ऐसा कहा है। बिल्कुल ईश्वर ऐसा कहेगा नहीं, तो हम वहीं पर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। जो चीज़ें आई हैं हिस्टोरिकली इवॉल्व होते होते आई हैं, उसमें अच्छी भी होंगी, उसमें चेंजेस भी हो गए, बहुत कुछ होगा इसमें। और चीज़ को प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। पारस में पारसी नहीं रहते, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं। बिल्कुल ज्यूस पूरी दुनिया से भाग गए, सब हिंदुस्तान में मिलेंगे आपको। जितने दूसरे रिलीजन पूरी दुनिया से गायब हैं, हिंदुस्तान में मिलेंगे। बिल्कुल एंड दे आर इक्वली ट्रीटेड, दे आर बिजनेसमैन, दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट पीपल, क्योंकि हमारा कल्चर है। सिर्फ पाकिस्तानी कहाँ से आए? पाकिस्तान इंडिया से नहीं वो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वहां से भगा दिया गया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वहां यहाँ से, पे क्योंकि जैसे आप की सोच में आ जाता ना कि मैं अलग हूँ, बिल्कुल बात वहीं खत्म हो जाती। सर, इंडिया में लोग आए, यहाँ पे पनपने का मौका मिला, यहाँ के कल्चर ने फैलने दिया ना, यहाँ के कल्चर ने फैलने दिया, तब आप यहाँ पे आए। ऑफ कोर्स बाहर से आया ना रिलीजन, अगर माने। और मैं बाहर का मानता भी नहीं, लीजिए, क्योंकि हमारा कल्चर ये है कि वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल यदि मैं जाके यूके में बिजनेस कर रहा हूँ या यूएस में कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ना, वो भी अपने ही यार, बिल्कुल वो अलग कहाँ से हो गया। सो हमारा जो कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी दुनिया, पूरी धरती हमारा परिवार है। 4 चीज़ें हैं जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी की लाइफ बनाई है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित, दूसरे का हित करने से बड़ा धर्म नहीं है, एग्जैक्टली है ही नहीं। और पर पीड़ा, दूसरे को दुख देने से बड़ा अधर्म नहीं। ट्रू। दूसरी लाइन, वृक्ष कभौ न फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, क्योंकि जो साधु होते हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनका जन्म ही इसलिए होता है कि वो दूसरों के लिए जिए, बिल्कुल दूसरों का भला हो जाए, दूसरों का कुछ अच्छा हो जाए। द मोमेंट यू स्टार्ट दिस एज ए कोर फिलॉसफी ऑफ योर लाइफ, ये सारी चीज़ें आप डिस्कार्ड कर देते हो। एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। हाँ सर, एग्जैक्टली।
बिल्कुल, मुझे दूसरों को सिर्फ सुख ही देना है भाई, दैट इज़ द रियलिटी। मैं मार नहीं सकता नहीं कर सकते। क्योंकि वो उसी ने बनाया है। बिल्कुल, उसको भी यदि वो बुरा भी बिहेव कर रहा है तो उसकी इच्छा है। और मेरे हाथ में सिर्फ मेरा कंट्रोल है, मैं सारी दुनिया सुधारने नहीं चल सकता, हो सकता है कि वो गलत ही कर रहा है। बिल्कुल, सो ये जैसे आप खास तौर से धर्म के नाम पे ले लेते हो, देखो कानून के नाम पे तो इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि एक सिस्टम बनाया एग्जैक्टली। जाता है, पर धर्म के नाम पे जैसे ले लेते हो ना, हास्यास्पद लगता है। सर बड़ा मजाकिया। और सर इस पर मैं कहूँगा आपसे कि जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ना, हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो समझेंगे इस बात को, लेकिन आई एम सॉरी टू से जो पाकिस्तान के लोग हैं ना वो इस बात को शायद समझ भी नहीं पाएंगे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। रीज़न क्योंकि वो जो कोर कॉन्सेप्ट है ना वहाँ पे जो रह के आसपास बनता है वो उनके समझ नहीं आता हम बात क्या कर रहे उसका रीजन ये है ना कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। हैं। एग्जैक्टली, हमने कई बार इस बात पहले पॉडकास्ट में बोला था कि हम सारे सिर्फ उस डेटा का प्रोडक्ट हैं जो हमें बचपन से लेकर आज तक मिला। मैं ऐसी बातें बोल पा रहा हूँ क्योंकि शायद मैं यहाँ पला बढ़ा, मुझे उस तरह की किताबें मिली, नॉलेज मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, टीचर्स मिले। मैं ही पाकिस्तान में पैदा हो जाता तो शायद मैं भी उतना ही रिजिड होता और मैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर पाता क्योंकि मेरे दिमाग में वो बाउंड्रीज बन गई। तो ये जो बाउंड्रीज हमारे दिमाग में है डेटा के कारण, जब तक हम ये क्रैक नहीं करेंगे, हम खुद फ्रीडम तब तक है ही नहीं, हम गुलाम है एक्चुअली। बिल्कुल, गुलामी यहाँ से होती है। यदि आप यहाँ से स्वतंत्र हो गए, आज़ाद, और आज़ाद का मतलब ये नहीं कि आप पिंजड़े में हो इसलिए गुलाम हो, आप यदि आप यहाँ से गुलाम हो तो भी गुलामी हो, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो कोई दूसरा आपसे करवाना चाह रहा है। आपने फ्री होके किया कुछ, आप क्या बनना चाहते थे, आप क्या करना चाहते थे, आप क्या अचीव करना चाहते थे, या आपको क्या खुशी देती है, क्या आपको वाकई खुशी देती है चीज़। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में इग्नोर कर जाते हैं बिकॉज वी आर कंट्रोल्ड बाय द डेटा पॉइंट्स। बिल्कुल, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि यहाँ जितने लोग हैं उनमें से कितने लोगों ने सोचा कि प्रधानमंत्री बन जाते हैं? कितनों ने सोचा होगा? बहुतों ने नहीं सोचा होगा, ख्वाब भी नहीं आया होगा। नहीं आया। क्यों नहीं आया? किसी ने रोका था? किसी ने ऐसे गन पॉइंट पे कहा था कि नहीं साहब कभी सोचना भी मत, ऐसा किया था किसी ने? नहीं, पर आया ही नहीं। क्या आया होगा ख्वाब तो आपको कि साहब ये बड़ी गाड़ी आ जाए? वो भी बड़ी गाड़ी की भी एक लिमिट होगी। एग्जैक्टली, वो भी फरारी और जगुआर तक तो आप जाओगे भी नहीं शायद। सर वो 15 लाख 20 हाँ, लाख 20-25-50 लाख चले गए, चलो आप। हमने कहा ये गाड़ी, फिर आपने कहा साहब ये घर हो जाए, ये हो जाए, वो हो बस जाए, मैं रह लूँ इसमें, ये तो खत्म। पर आप जरा सोचो, किसी ने आपको ये सोचने से रोका था कि आप गोवा में आपका 5-6 एकड़ का घर होगा, यॉट होगा, चॉपर्स चल रहे होंगे, या आपका योगा? कभी सोचा? किसी ने रोका था? नहीं सोचा। नहीं, पर चूंकि आपने सोचा ही नहीं इसलिए आपको मिलेगा भी नहीं। बिल्कुल, और जिसने सोच लिया उसको मिल जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। जिसको हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक बोलते हैं, जो लोग सोच लेते हैं, जो ब्रेक कर देते हैं। बाकी लोग इसलिए सोच पा रहे हैं कोई डेटा पॉइंट से बंध गए। बिल्कुल, हमारी सराउंडिंग्स, हमारी लिविंग, हमारी मिडिल क्लास थॉट प्रोसेस जो भी है, उसने हमारे सपने तक बांध दिए, हमारे सपने भी रोक दिए कि नहीं बड़ा मत सोच लेना गलती से भी। सेम हैपेंस विद जब आप किसी रिलीजियस टीचिंग्स के अराउंड फंस जाते हो कि आप काउंटर ही नहीं कर रहे हो। और मैं ये पाकिस्तानी खासतौर से स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि, और ख़ासतौर से मैं हिंदू धर्म के लिए बोल सकता हूँ कि हमने हर चीज़ पर टीका किया। टीका का मतलब जानते हो? काउंटर, के गलत है। जितने टेक्स्ट हैं सबकी काउंटर, उपनिषद मिलते हैं जिसमें काउंटर किया जाता है। दो लोग बैठते हैं, वाद विवाद होता है, उन्होंने एक भगवद गीता का श्लोक उठाया, फिर वो बोलेगा, फिर एक काउंटर करेगा, फिर वो बोलेगा, काउंटर करेगा, एंड उसकी टीका जो होती है वो एज एन बुक मिलती है। क्योंकि उसका जब डिस्कशन के बाद जूस निकल के आता है ना, वो कुछ और ही होता है, वो रियल होता है। हमें कई बार सीधे सीधे टेक्स्ट समझ में आते नहीं, जब तक हम उसको, जैसे कि उन्होंने जिहाद के बारे में बताया, यदि आप टेक्सचुअली पढ़ोगे तो हो सकता है आपको वही एक मीनिंग समझ में आए। बिल्कुल सर। पर जब हम डिस्कशन करते हैं ना, तब उसके 10 मीनिंग समझ में आते हैं। क्या ये इस कॉन्टेक्स्ट में है, इस सिचुएशन में है, इसका ये भी सिचुएशन हो सकती है, एंड देन यू रियलाइज, तब उसमें से आपको समझ आता है कि यार जो नेचुरल सही होगा ना वो ये होगा। बिल्कुल, ये हो ही नहीं सकता यार, ये तो गलत ही यार, मतलब ये आप फिर खुद डिसीजन ले सकते हो, आपको इसे पूछने की भी जरूरत नहीं। पर हम चूंकि डिस्कस ही नहीं करेंगे तो फिर हम अपने सब चीज़ें बांध देते हैं, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। खास तौर से डरने लगे यदि हम, जो डरने लगते नहीं, वो क्वेश्चन मत कर देना, डर गए तो होगा, और उस वजह से लोग सवाल नहीं करते। क्योंकि एक ज़रा किसी ने सवाल किया तो किसी का गला रेत दिया, किसी को मार दिया, तो फिर सवाल ही नहीं होगा, और उसका नुकसान सबसे ज़्यादा इस्लाम को ही होगा।
बिल्कुल सर, होता है। ये देखिए मतलब मुझे ये कहने में कोई वो नहीं होती शर्मिंदगी कि मो और 90% ऑफ मुस्लिम्स वो कुरान नहीं पढ़ते समझ के। वो लैंग्वेज अरबिक में आप पढ़ते हो, उसके बारे में उसको पता नहीं होता। और बेसिकली जो सर कह रहे हैं सवाल करना, कुरान कहता है कुल मतलब से और दे आज यसअलूनका, इतनी बार कुरान में आता है, वो ये कहते हैं आप ये कहो, वो मतलब सवाल करो भई। मतलब इतना आपको कहा गया कि क्वेश्चन करो। कुरान एज अ टेक्स्ट बात करता है कि आप सवाल करें, लोगों से पूछें जाके, कोई नहीं पूछता है। और ये गज़वा हिंद वाली बस एक चीज़ छोटी सी बता के फिर हम ऑपरेशन सिंदूर पे आते हैं। मैं जो स्कॉलर से बात कर रहा था, उनको मैंने पॉडकास्ट में भी बुलाया था, तो वो ये बोलते थे कि ये जो गज़वा हिंद है ना, अब ये क्यों कहते हो कि इंडिया पे अटैक होगा भाई? इसमें मेंशन है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से अटैक हो। और वो अटैक फिजिकल अटैक नहीं है, वो आइडियोलॉजिकल अटैक है। और अटैक भी नहीं है वो इस तरह से मुझे समझा रहे थे कि जब इंडिया का फ्यूचर ब्राइट होगा, आगे जाएगा, तो वो आइडियोलॉजिकली पूरे देश, पूरी कंट्री पे मतलब पावर करेगा। जहाँ की जो आइडियोलॉजी है वो सारे पूरी दुनिया में फैलेगी। एंड दैट इज गज़वा हिंद। वो होगा जब इंडिया विश्व गुरु बनेगा। वो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे थे, वो इधर मानते कि जब इंडिया सारे देशों के ऊपर राज करेगा आइडियोलॉजिकली, कोई वैसे हम शस्त्र से राज नहीं कर रहे, आइडियोलॉजिकली वो होगा गज़वा हिंद। और दैट इज़ द थिंग कि आप उसके लिए प्रिपेयर करें। आप एज अ मुस्लिम भी उसके लिए तैयार हों, अपने देश के लिए मेहनत करें, आप फले फूले बढ़ें, ये सब चीज़ें करें। फालतू की सर ये मतलब ये पाकिस्तान से जो चीज़ें आती हैं, दे आर जस्ट डिस्कार्डेड। बहुत ही अलग चीज़ तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। सर ऑपरेशन सिंदूर पे बात करते हैं। जैसे सर ये मतलब अटैक्स हुए या एयर स्ट्राइक्स होती है, तो इसमें साइबर स्पेस में जैसे कि सैटेलाइट इमेजेस होती हैं सर, ये सब चीज़ें कितनी एक्यूरेसी से काम करती हैं? और फॉर एग्जांपल इतनी हाइट पे जेट जा रहा है, और कितनी एक्यूरेट होता है टारगेट को असाइन करना कि भाई यहीं हमें हिट करना है, थोड़ा सा इधर ना हो जाए, उधर ना हो जाए। नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी जो कि इस हद तक है कि अ, बिल्कुल टू द पॉइंट आप टारगेटेड अटैक कर सकते हैं। और एआई गाइडेड मिसाइल्स होती हैं जो सिचुएशन से, कल के दिन कोई सिचुएशन ऐसी हो गई तो अपने आपको वो रीरूट भी कर सकती हैं। और इन सब को इंडिया ने डेवलप किया है। पर इस तरह के अटैक से पहले जो एक बहुत बड़ा स्टेप होता है वो होता है खुद को प्रोटेक्ट करना। जो डिफेंसिव सिस्टम है इंडिया का, वो पहले तैयार किया जाता है कि भाई काउंटर तो होगा। तो मेरे ख्याल से उधर हम लोग बहुत बहुत पुख्ता है। और ऐसा कोई नुकसान ना हो, जैसे कि ड्रिल की बात हुई कल के दिन, 1% भी यदि रिस्क है कुछ तो हम कैसे उसको काउंटर करें, वो चीज़ें पहले की जाती हैं, उसके बाद अटैक किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि इमोशनली अटैक हो गया कि आपने किया, कल के दिन हम भी अटैक कर दें, ऐसा नहीं होता। और अटैक करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए तो कोई भी अटैक हो सकता था। वो तो खुद ही पहुंचा रहे अपने देश को, तो खुद ही क्या कहते हैं एग्जैक्टली। और ये आप देखना कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वो आइडियोलॉजी का हो रहा है। बिल्कुल। जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं होगे आप ग्रो कर ही नहीं सकते। और भविष्य में भी वही देश फ्लरिश करेंगे जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होंगे। और लॉजिकली तो सोच लें, एग्जैक्टली। इलॉजिकल सोच नहीं होती। वही चाइना की सुन रहे हैं, जहाँ चाइना में सबसे ज़्यादा इस्लाम के अगेंस्ट काम हो रहा है। एग्जैक्टली। और उनके संग मिलकर आप कुछ भी करोगे, लेकिन वैसे आपको गजबा हिंद करना है। मतलब इलॉजिकली सोच होगी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। बट आई एम नॉट काउंटरिंग दैट। माई पॉइंट इज कि एक मैसेज इसलिए पहुंचाना होता है कि कल के दिन कोई भी आके इस तरह किसी को गोली ना मार दे। बिल्कुल। ये जो किया है ना किसी ने आके, ये हिम्मत तोड़नी पड़ेगी आपको कि यदि आप इतना सा भी यहाँ के किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाए तो फिर रिटेलिएशन इस हद तक होगा कि हजारों सालों तक रुक याद रखें। ये मैसेज बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कहावत है कि भय बिनु प्रीत न होए गुसाई, जब तक विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। जब तक डर नहीं होता ना, प्रेम आते नहीं है। जब डर होगा तब आदमी रिस्पेक्ट करना शुरू करता है कि हाँ भाई अब लव की ओर चलते हैं। ये डर ही खत्म हो गया। बिल्कुल कि भाई हम कहाँ जाएंगे, 15 लोग 20 लोग मार के आ जाएंगे। ऐसे कैसे आ जाएंगे यार? और ये सोच भी कैसे आ गई आपकी? बिल्कुल सही। और यदि हमने सोच खत्म कर दी ना, तो फिर हमारी ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता। देखिए कई सारे ऐसे देश हैं जो, मैं तो एग्जाम्पल लूँगा, पेरिस है, चूँकि वहाँ ऐसे ब्लास्ट होने लगे और बम ब्लास्ट हो गए, लोगों को मार दिया जिहाद के नाम पे, पूरी प्रोग्रेस गिर गई उनकी, ख़त्म। अच्छा खासा देश ग्रो कर रहा था, हालत ख़राब हो गई है। तो जहाँ जिस देश में भी अनस्टेबिलिटी इस तरह की होगी,
वो बर्बाद, ख़त्म हो जाएगा। ये और सारे देश आप देखिए रहो हालत जो है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जान माल की सुरक्षा कर सकें, वो गारंटी दे सकें। कोई पैसा लगाएगा क्यों उस देश में? बिल्कुल। और अच्छा खासा भारत 8-9% से ग्रो कर रहा है। इस तरह की घटनाओं से सीधा सीधा इकोनॉमी पे बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए रिटेलिएट करना ज़रूरी है। यदि रिटेलिएट नहीं करेंगे तो आगे से इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार ये लोग तो ये बहुत बड़ा मूव है। जो लोग, मैं कहता हूँ कि जो लोगों की जानें गई उनके लिए तो बदला लिया ही जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। और गलती तो खैर पिछले भी जो गए उनकी भी बिल्कुल नहीं सर। थी। लेकिन जब निर्दोष लोग मरते हैं ना तो दुख बहुत बिल्कुल। ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर से जिस तरीके से सर ये जो हुआ है ना, मैं उसको इनह्यूमन बोलता हूँ। बिल्कुल सर। ये ह्यूमिलेशन किया गया है। ह्यूमिलेशन पता कैसे होता है? कि आप हस्बैंड वाइफ हो, सर वो आपका 3 साल का बच्चा है और मैं आपके सर पे गोली मारूं और आपका बच्चा उस ब्लड में लिपट के रोए, ये ह्यूमिलेशन है। ये मैसेज है जो वो देना चाह रहे थे कि हम इस हद तक भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ह्यूमिलेशन का रिटेलिएशन बहुत ज़रूरी है। तो पूरा इमेज, पूरी जिंदगी उस वाइफ की नज़र में रहेगी, उस बच्चे के यहाँ पे रहेगी। वो and that अपने is- पति के उसको गोद में लेके बैठी है, जो पिक्चर मेरे दिमाग से जाती नहीं है। नहीं जिसकी 7 दिन पहले शादी हुई है, वो जा रही है। ऐसा पहले भी हुआ होगा, लेकिन जिस तरीके से हुआ है ना, मेरे ख्याल से दिस इज ह्यूमिलेशन। सर ये बहुत बहुत ये ही- इंसानियत को मतलब कैसे सर एक्सेप्ट सब बोला भी नहीं जाता ना। और मतलब उसके बाद यदि exactly- कोई कहे कि मैं तो खुदा के लिए कर गया और हंसते हुए वीडियो बनाए, हाँ। उनकी वीडियो आए, बिल्कुल। तो मैं उनकी बुद्धि पर सर क्या है मतलब, मैंने कहा यार दिस इज, इनको मार के कम कुछ से कम करके भी क्या खुदा कर का सकते नाम थे? तो मत लो। बिल्कुल। अब कर दिया तो कर दिया, लेकिन आपके मुंह से ठीक नहीं लगता। मतलब अजीब तरीके के कैरेक्टर है। हम्म। फिर वहीं पे आऊँगा वो गज़वेद वाली चीज़ पे, क्योंकि मेरे एक चीज़ जहन में आई। जो स्कॉलर ये बात कर रहे थे, मैंने उनका एक और वीडियो देखा। वो अपनी मस्जिद में लेक्चर दे रहे थे और उनको किन चीज़ की ज़रूरत थी? 2 ऑटोमेटिक राइफल लेके बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। भाई तुम पाकिस्तान में हो, मस्जिद के अंदर हो, ऑटोमेटिक राइफल लेके बॉडीगार्ड क्या कर रहे हैं वहाँ पे? तुम्हें किस चीज़ का खतरा है? मेरे यहाँ तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होता। आप कहोगे, आपने देखा होगा, हम भी नमाज पढ़ते हैं हर जगह, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होता। आपको मस्जिद के अंदर बताइए आप किसी भी दूसरे देश में कभी कोई सिक्योरिटी क्या कुछ आपको बिल्कुल। जरूरत पड़ रही सिक्योरिटी की पाकिस्तान में? वहाँ पे, और वो वीडियो है उनका। तो मतलब ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब आप देखिए कहाँ जा रहे हैं ये कंट्री को लेके, पूरी क्लर्जी और पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनकी बहुत अलग तरीके से। पर ये लोग ना, जब तक पब्लिक मूवमेंट नहीं आएगा, मेरे ख्याल से एक मूवमेंट की ज़रूरत है उनको। जब तक पब्लिक नहीं समझेगी ना, पॉलिटिकल सिस्टम वैसे ही काम करता टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई फील, मुझे लगता नहीं समझेगी। और एज अ मुस्लिम भी मैं आपको बताऊं क्या, जो फील इधर से मैं देखता हूँ कुछ, मतलब सर जो वीडियो कुछ आती रहती है, तो मुझे लगता नहीं वो लोग समझेंगे, समझ क्योंकि पाएंगे, हाँ। दे हैव टू पता नहीं सर क्या होगा। लेकिन इसी ऑपरेशन पे फिर दोबारा से बात करेंगे सर। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें का नेवी का भी पार्ट है, हमारी जो तीनों फोर्सेज है उन्होंने पार्ट लिया। तो सर जो कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे कि ऊपर जेट्स जा रहे हैं, इधर नेवी है, इधर आपकी जो ग्राउंड पे, ये कोऑर्डिनेशन कैसे स्टैब्लिश होता है? प्लस रियल टाइम में इंटरनेट कनेक्टिविटी किस तरीके से होती है, बिना रडार सिस्टम के, बिना सैटेलाइट के? ये आप कुछ ज़्यादा डीप जा रहे हो। हाँ मतलब मैं, इवन दो ये थोड़ा मतलब नहीं, सेंसिटिव हो जाएगा। सेंसिटिव चीज़ है वो, मैं वो चीज़ नहीं, आपसे जनरल पूछना चाहता हूँ किस तरीके से चीज़ें रहती होगी, किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता होगा? जो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम अभी सब तक इम्प्रोवाइज्ड है। सबसे पहले तो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब डेटा डिक्रिप्ट करके बहुत सारा नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि उस समय तक इनक्रिप्शन उस लेवल पर नहीं था। हो सकता डिक्रिप्ट, अभी जो इनक्रिप्शन होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है, एंड उसको इंटरसेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि होता क्या है कि जो टेररिस्ट भी है ना, वो भी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत अवेयर है, वो भी इवॉल्व कर रहे हैं। पैसा उनके पास भी हर तरीके का है रिसर्च करने का। तो अभी स्पेशली JNK में ऐसे सिस्टम्स यूज़ किए गए कम्युनिकेशन के लिए जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, ओके। जिसमें ना आपको वाईफाई चाहिए, ना सिम चाहिए, एंड स्टिल यू कैन कम्युनिकेट। सर जो टेररिस्ट ने यूज़ की, हाँ, वो कैसे बात करते हैं कि आजकल क्या है कि हर एक फ़ोन अपने आप में एक बहुत पावरफुल ट्रांसमीटर रिसीवर है। ओके, आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाल दी, अब इनके फ़ोन में भी एक एप्लीकेशन है, मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन, ठीक है, सबके फ़ोन में है। तो वो एप्लीकेशन आपस में डेटा सिंक करेगी। चैट एप्लीकेशन है, जैसे मैंने चैट आपने भेजा किसी को जो यहाँ से सेक्टर 62 में रहता है,
मैसेज भेजा आपने, रियल टाइम नहीं जाएगा पर उसको मैसेज मिल जाएगा 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद उसको मिल जाएगा, उसका वो वापस करेगा वो आपको मिल जाएगा। सर बिना इंटरनेट के? बिना इंटरनेट के। कैसे मिलेगा? क्योंकि आपका डेटा यहाँ आसपास जितने लोग होंगे जिनके फ़ोन में वो एप्लीकेशन, उनसे सिंक हो जाएगा, ठीक है। इनक्रिप्टेड। अब ये लोग गए कहीं तो वहाँ जो लोग होंगे उनसे सिंक हो जाएगा, उनमें से कोई भी यदि 62 के आसपास से गुजरा ओके, तो उसको मैसेज सिंक हो जाएगा, अपना मिल जाएगा। अब ऐसा कैसे होता है मैं आपको बताऊँ कि इसमें रिलीजन कहाँ जाता है। प्लीज। एक प्रैक्टिस बनाई कि सब आपको नमाज के लिए इतने समय पे मिलना है, ठीक है। और उसके बाद वो पढ़ने के बाद आप अलग अलग जगह चले जाओगे, सब अलग अलग जगह जाएंगे, तो जब आएंगे तब डेटा सिंक हो जाएगा, ठीक है। जब जाएंगे तो डेटा वहाँ डिलीवर हो जाएगा। अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो लोग को वो एप्लीकेशन दी गई या कई बार वो ताबीज के फॉर्म में भी दिया गया कि आप पहन लीजिए, Okay. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा सिंक करते हैं, तो उनको खुद ही नहीं पता कि वो लोग एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन गए हैं जिसमें वो टूल है। ओके, एग्जैक्टली। आप समझ रहे हो, उनको तो ऐसे हथियार यूज़ कर लिया, क्योंकि वो तो अपने रिलीजियस फीलिंग की वजह से उन्होंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, उसमें उस एप्लीकेशन में हो सकता है कि कुछ रिलीजियस कंटेंट ही हो, बिल्कुल। बट वो बैकग्राउंड पे और क्या कर रही है उन्हें नहीं पता। ये जो डिवाइस है हो सकता है उसमें भी कोई हदीस वगैरह लिखी है, लेकिन वो उसके बैकग्राउंड में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या कर रही है उन्हें नहीं पता। तो आपकी इमोशन को यूज़ करके एक आपको एप्लीकेशन दे दी गई, जिसकी वजह से वो जो टेररिस्ट होंगे 100 होंगे, मान लो 200 होंगे, पर उनके आपस में कम्युनिकेट हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि 10,000 ऐसे लोगों ने वो एप्लीकेशन यूज़ कर रखी है इस सिटी के अंदर। ये इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि JNK में, क्योंकि मेरे बहुत मित्र हैं, दोस्त हैं, हम तो बात करते रहते हैं, और वो दे लव इंडिया, मतलब ऐसा है। बिल्कुल। क्योंकि अभी तो जो प्रोग्रेस हो रही थी सब खुशी थे, लेकिन उन्हीं की फैमिली में कई बार ऐसे लोग मेंबर बन जाते हैं बिकॉज इग्नोरेंस। तो आपको यदि कोई ऐसा बोले कि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह दे, चेक करें, वेरीफाई करें, और आप मोबी आर्मर से भी चेक कर सकते हो, वो आपको बता देगा कि ये एप्लीकेशन तो ये भी कर रही है, और जब तक आपको डिटेल नहीं पता वो एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी बड़े षड्यंत्र का पार्ट बन जाए। ये तो एक छोटी सी बात है, कोई बड़ा और ऑपरेशन हो रहा हो और आप टूल हो गए, ये ना हो, इसलिए ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है। सर ये जो जैसे आप ऐप्स बता रहे हैं और ये जो टूल्स हैं, सर ये कौन बनाता होगा इस तरीके के टूल, कहाँ से बनते होंगे, और फिर ये इंडिया में अगर बाहर से आ रहे हैं तो किस तरीके से आते होंगे? क्या इनको किसी ऐप के थ्रू ही भेजा जाता है, कहीं वाईफाई के थ्रू, ड्राइव के थ्रू भेजा जाता है, या फिजिकली भी जिस तरह वहाँ से आते रहते हैं उस तरीके से आते हैं? पूरी टीम है। ओके। और आपको बताऊं कि आप APT ग्रुप की बात कर रहे थे, हम लोग एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप। बिल्कुल। ये वो लोग होते हैं जो राष्ट्र द्वारा पोषित होते हैं, मतलब किसी देश की सरकारें उनको पैसा देती हैं कि आप सामने वाली कंट्रीज़ पर अटैक कीजिए, डेटा चुराइए, डिस्टर्ब कीजिए, और उसके लिए वो यूनिट खड़ी की जाती है। तो आप यदि उनको बोलते हैं APT ग्रुप्स, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स। आप गूगल कीजिए APT ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान, APT ग्रुप्स ऑफ चाइना, APT ग्रुप्स ऑफ रशिया, टर्की, नॉर्थ कोरिया, हर कंट्री के आपको मिलेंगे। अब सबसे ज़्यादा चाइना के, उसके बाद मिलेंगे आपको नॉर्थ कोरिया, फिर मिलेंगे आपको टर्की, फिर मिलेंगे आपको रशिया, फिर मिलेंगे आपको इज़राइल, फिर मिलेंगे आपको और बाकी कंट्रीज, पाकिस्तान के भी बहुत ज़्यादा, 1-2 इंडिया का भी मिल जाएंगे। लेकिन ये इतने सोफिस्टिकेटेड अटैक इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो हम ये माने कि कोई ऐसा नॉन टेक्निकल बंदा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेल फंडेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और उसके बाद पूरी तरीके से टेस्ट होने के बाद ये ऑपरेशन होता है। तो ये बिना किसी सरकार के सपोर्ट के हो ही नहीं सकता, पहली चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब ये वाला केस भी हुआ है, पाकिस्तान कितना भी डिनाइल कर ले, पर मेरे पास ऐसे 10 कारण है कि मैं बता दूंगा कि ये बिना किसी सरकार के हो ही नहीं सकता। देखो, किसी भी इस तरह के अटैक के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है। पहला, और ये बाकी सब, बिना कोई इनसाइडर के ऐसा अटैक नहीं हो सकता। बिल्कुल। जब तक नोएडा के अंदर कोई इनसाइडर नहीं है जो उस बंदे को, कि उसको आना है, रुकना है, आते ही साथ गोली मार के थोड़ा भाग जाएगा वो, बिल्कुल। उसको कहीं रुकना पड़ेगा। सर इंसान गन्स बड़ी लेके आ रहा है, है। बिल्कुल। फिर उसको भागना भी है, भाग भी गए। कहाँ से भागे हैं, कैसे? पहाड़ से भागे हैं जहाँ गाड़ी भी नहीं जाती। बिल्कुल।
तो लोगों ने भागने दिया, लोगों ने सपोर्ट किया, फिर बताया भी नहीं कहाँ से भागे, तो कोई इनसाइडर तो था। दूसरा कि आपको पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करके दिया गया, क्योंकि आपको मैं अचानक अभी छोड़ दूं सहारा के रेगिस्तान में तो आप ऐसे ही ख़त्म। बिल्कुल। यू नीड सम कम्युनिकेशन सिस्टम जहाँ कोऑर्डिनेट कर पाओ, एक साथ रहोगे नहीं, अलग अलग रहोगे, एक टाइम पे ऑपरेशन करोगे। तो उनको कम्युनिकेशन सिस्टम दिया गया जो सरकार ही दे सकती है। सैटेलाइट फ़ोन ऐसे थोड़ा मिलते हैं बाजार में जाके ले आओ। थर्ड, एग्जिट रूट वो देश ही दे सकता है कोई। एग्जैक्टली। आप इतने दिनों से कोशिश कर रहे हो, कितने सारे लोग हम जानते हैं जो विदेशों में छुपे हुए हैं भारत के, ले आओ, ला सकते हो, नहीं। क्योंकि वो देश नहीं चाह रहा है। बिल्कुल। यदि वो देश चाह रहा है तो एक दिन में आ जाएगा। तो आपने जब यहाँ से भाग के वो पाकिस्तान पहुँचे या जहाँ जिस भी देश में, वहाँ उनको प्रोटेक्शन दिया। उनको पता है ना, जब पूरी दुनिया में उसामा को ढूंढा जा रहा था तो मिला तो अबोटाबाद में था ना। सर। अब आप कहो कि नहीं साहब हमें तो नहीं पता था। सर बिल्कुल। अरे यार हंसी ये वही आती वाली है। बात हो गई बिल्कुल एग्जैक्टली। कि खुदा ने मेरे से कहा मार दो। बिल्कुल। ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब खा रहा है, पी रहा है, अपने वाइफ्स के संग है, सब कुछ है, और तुम्हें पता नहीं है। और कौन? मतलब ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो, और इसीलिए पाकिस्तान पे शक होता है। शक क्या होता है? अब तो प्रूव है और कि आप पनाह दे रहे हो, वरना एक आपको ही पता था कि हम मांडवाली करेंगे उसामा के लिए। बिल्कुल जानते आप भी थे। तो ये चीज़, और वो मारा गया होगा इनसाइडर के कारण ही, बता दूं। बिल्कुल। हाँ सर, वो आता है वो। हाँ, एक दूध वाला कौन था उसके थ्रू। तो चाहे वो हो या जो कोई भी लोग, जितने भी बड़े बड़े इस तरह के असैसिनेशंस हुए हैं, तो सेम हैपेंस विद टेररिस्ट ऑल्सो। वो भी किसी इनसाइडर की वजह से ही घुस पाते हैं। ये एप्लीकेबल दोनों ही जगह होगा। तो एक तो एंट्री, एग्जिट एंड कम्युनिकेशन, जब तक ये तीनों चीज़ें सॉलिड नहीं है तब तक कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता। ऐसे कोई नहीं आता कि बिना इन चीज़ों के तैयारी के वो आ जाके गोली मार, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सर। और ये इसके लिए भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होगा। यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुए तो यहाँ पे नहीं हुए हाँ, तो आप देखोगे तो हमें एक वीडियो भी मिला है जिसमें बंदा कह रहा है कि प्लान ए नहीं चल रहा है तो प्लान बी करते हैं। ओके। वो प्लान बी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको गोली तो वो कभी भी आके मार सकते हैं, भागने का रूट क्लियर नहीं है। एग्जैक्टली। तो उनको प्लान बी पर जाना पड़ेगा कि इस वाले रास्ते से यहाँ दिक्कत है, उस वाले रास्ते पर शायद कोई आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें एंड देन महीनों रेकी भी होती है कि नॉर्मली लोकल सिस्टम कैसे काम करता है। एक और चीज़ सवाल किया लोगों ने कि साहब वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी होती तो बच जाओ। हाँ सर, ये बहुत सारे लोगों ने सवाल किया। तो मैं आपको बता दूं कि आप विदेश में कहीं भी चले जाओ, डेनमार्क चले जाओ, यूके चले जाओ, आपको रोड पे आर्मी वाला तो छोड़ो, पुलिस वाला भी नहीं कुछ भी नहीं मिलता सर। गाड़ी भी नहीं दिखेगी कभी, आपको दिखेगी ही नहीं। सिक्योरिटी पुलिस या गाड़ी होने से नहीं होती है। बिल्कुल। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि कोई नहीं है और तब भी कुछ ना हो। तब भी कुछ ना। सिक्योरिटी ये है। बिल्कुल। और वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है। वहाँ करके देखो, आप वायलेशन करोगे ना ट्रैफिक का या एक्सीडेंट हो गया, आप 3 मिनट में पुलिस पहुँचती है। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं एयरपोर्ट जा रहा था, मेरा दोस्त छोड़ने आ रहा था यूके में, और अचानक क्या हुआ कि हम लोगों ने शायद कोई पीछे से तेज़ी से गाड़ी आई और मैं टच करते हुए चली गई हमारी गाड़ी से। तो हमने गाड़ी रोकी तो हल्का एक एक्सीडेंट हो गया। दोनों जैसी गाड़ी रुकी, अब वो बंदा उतर के आया नीचे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, और आई एम सो सॉरी। और इतना गिल्ट में बेचारा, और हम भी खड़े हैं, हमारी चूँकि फ़्लाइट है तो हमने थोड़ा जल्दबाजी में भी है, और मैं बस इतना ही बात कर पाया हूँ, अभी हार्डली 1 आध मिनट भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो दोनों गाड़ियाँ तेज़ थी। तो हम लोग थोड़ा डर भी गए। तड़ से पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की गाड़ी आके बोलती है कि सर आर यू ओके, आर यू ऑल राइट? हाँ, मैंने कहा ऑल राइट। कहाँ जाना है आपको, क्या था? मैंने कहा समझ तो फ़्लाइट पकड़नी, तो आप पहले मैं आपको छोड़ देता हूँ, विल टेक केयर ऑफ दिस। पुलिस की गाड़ी का पहला प्रायोरिटी क्या थी कि आप मुझे फ़्लाइट पर छोड़ दो। उसने मुझे छोड़ दिया। मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूँ कि यार ये कुछ ड्रामा ना हो जाए, कुछ कांड हो जाए। कह रहा काहे टेंशन ले रहे हो, दे विल टेक केयर ऑफ इट, हमारी कोई टेंशन नहीं है। फिर जब मैं बोर्ड कर गया, बैठ गया, तो मैंने फ़ोन पे बात की, क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं, वो इंश्योरेंस वाले आ गए थे, गाड़ी ले गए, वो आ जाएगी कल के दिन, इसमें दिक्कत क्या है? ये है सिक्योरिटी। आप यहाँ पर गाड़ी ठोको किसी की तो आप खुद ही शॉक में मर जाओगे। कल के दिन वो कहीं वही ना पीट दे, कहीं वही ना झगड़ा कर ले, गालियाँ दे दे, आप गन निकाल लेते हैं। तो आप समझ रहे हो कि सिक्योरिटी का रियल मीनिंग क्या है? कि एक तो इंसान का इंसान पर भरोसा होना, कि आप गाड़ी ठोकी, सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा हो जाओ। गुस्सा क्यों होना भाई, गलती तो किसी से भी हो सकती है।
दूसरा कि पुलिस भी आई तो पुलिस ने भी कुछ ये नहीं बोला कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, अरे एक्सीडेंट है यार, हो जाता। देवर इसीलिए कंसीडरेट, एक्सीडेंट कहते हैं उसको। इसलिए तो बिल्कुल देवर कंसीडरेट कि पहले आपकी कोई प्रॉब्लम, चोट लगी तो हॉस्पिटल ले जाए, बिल्कुल एयरपोर्ट पहले वहाँ पहुँचा देता, फ्लाइट छूट जाएगी, तो उनकी चेकलिस्ट क्लियर है और बाकी तो इंश्योरेंस कंपनी देख ही Exactly. लेगी। सो व्हाई आर यू वरिड? यहाँ पर यही सिचुएशन देखो इंडिया में या पाकिस्तान में, तो आपको शायद वैसा ना मिले कि JNK में सिक्योरिटी इसीलिए थी क्योंकि पुलिस नहीं थी। यदि वहाँ पे मैं पुलिस खड़ी कर दूँ हर 5-5 मिनट पे, फिर सिक्योर है वो, हाँ सर, उसका तो मतलब इनसिक्योर है क्योंकि पुलिस वहाँ पे। फिर तो वहाँ आएगा ही नहीं ना टेररिस्ट। बिल्कुल और दूसरा, आम जनता में इतना डर होगा कि बेचारे वो सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली सर, वो वेकेशन पे गए और वो देख रहे सामने पुलिस हाँ है, यार, पुलिस वाले खड़े फोटो खिंचा रहे हैं, पुलिस गले, बच्चे घबरा जाएंगे। दीदी आप बंदूक और पिस्तौल से ही सिक्योर करना चाहते हो बिल्कुल। तो फिर सेलिब्रेट कैसे करोगे? सर अटैकर्स पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे कम्युनिकेट कैसे इन्होंने किया, तो क्या ये जो अटैकर्स होते हैं जैसे कि उधर देश से या पाकिस्तान से और ये अटैक करते हैं, क्या ये VPNs और डार्क वेब का भी सहारा लेते हैं? यहाँ पे भी कुछ प्लानिंग होती है? देखो VPN यदि आप यूज़ करोगे हम पकड़ लेंगे, अच्छा VPN पकड़ लेंगे, ओके। डार्क वेब यूज़ करोगे हम पकड़ लेंगे, पकड़ा ही हमने। ये होता था पहले, अब नहीं होता, अब और सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं जो मैं नहीं हिंट दूंगा। पर ये जो VPN है, डार्क वेब, तो अब पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में हर चौथा पांचवा बंदा यूज़ कर रहा है टाइप। तो इनको तो मैं, यदि आपको लगता है कि आप इससे छुप जाओगे तो आप मिथ में हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं स्कूल कॉलेज में जाके बोलता हूँ, मैं इसलिए एक स्कूल के एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि यार बच्चे हैं, और वो बच्चे जो 7th-8th क्लास के बच्चे होंगे मैक्सिमम, और उनसे मैं पूछूंगा कि आप लोग मुझे तरीका बताइए कि मुझे इंटरनेट पर छुपना है तो मैं कैसे छुपूँ, तो बताते हैं कि साहब VPN यूज़ कर लो, डिस्कॉर्ड यूज़ कर लो, ज़ेंगी यूज़ कर लो, प्रॉक्सीज बता दिए कुछ, और एनोनिमस जितने भी ऐप्स हैं सब बता देंगे। उसके अलावा सर इनकॉग्निटो में करना चाहिए। मतलब ये जितना भी हम अच्छा आप कह रहे हैं डार्क कि वेब तक, स्कूल लेवल पे VPN से लेकर डार्क वेब तक जितनी भी चीज़ें सब जानते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो, अब मैं कहूँ कि टेररिस्ट भी ये यूज़ कर रहे हैं तो फिर मैं बेवकूफ़ हूँ। बिल्कुल सर। टेररिस्ट डेफिनेटली इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ यूज़ करते हैं क्योंकि ये तो कॉमन हो गया अब, और यदि आपको लग रहा है कि इससे आप छुप जाओगे तो ये तो सर इसकी तरह के कोई और प्लेटफॉर्म जैसे डार्क वेब है, कुछ ऐसा चीज़ यूज़ करते हैं या फिर ये सैटेलाइट फोन्स वगैरह के जरूरी कम्युनिकेट करते हैं? सैटेलाइट भी होता है यूज़, पर सैटेलाइट फ़ोन भी ट्रैक हो सकते हैं एक रेंज के अंदर, ओके और इंटरसेप्ट कई बार करना मुश्किल होता है, लेकिन समझ में आ जाता है कि यहाँ इस एरिया में होंगे हैं, तो वो लोग अवॉइड करते हैं। देखिए जैसे ही आप भीड़ से हटोगे आपको आइडेंटिफाई करना आसान है। ठीक है। अब सैटेलाइट फ़ोन हर आदमी के पास तो होता नहीं, बिल्कुल यदि आप लेके रखोगे तो आपको ढूंढना आसान हो जाएगा, इसलिए वो अवॉइड करते हैं। मैं भीड़ में रहूं और छुपा रहूं तो ढूंढना मुश्किल होता है। तो यदि आप भी वही यूज़ कर रहे हो जो सब यूज़ कर रहे हो और उसके बावजूद आप छुप पा रहे हो तो इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट। तो इसलिए दे ऑलवेज प्रेफर लाइक दिस, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अचीव करने के लिए आपको इनसाइडर चाहिए होता है, वरना आप वो नहीं अचीव कर सकते। तो इसलिए कोई भी ऐसा, जब मैंने बोला तो ऐसे नहीं बोला कि देयर आर 3 डेफिनेट थिंग्स विच हैड हैपेंड, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। यदि वो सैटेलाइट फ़ोन लेके आता तो धर लिया जाता। सर, सैटेलाइट फ़ोन के बारे में जब सोचते हैं ना तो हमारे माइंड में आती है वो वॉकी टॉकी इतनी बड़ी वाली और ये सब चीज़ें। तो क्या अभी भी नहीं, टेक्नोलॉजी काफ़ी इतनी इवॉल्व हो sophisticated गई है, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अभी भी इतने बड़ी वॉकी टॉकीज़ होती होंगी या फिर कुछ और भी छोटे डिवाइसेज़ होते होंगे जिनको सैटेलाइट फ़ोन कहते होंगे? वो साइज़ 2-3 रीजन से बड़े होते थे। पहले तो एक तो बैटरी, क्योंकि उसमें सीधा ट्रांसमीटर सैटेलाइट तक के लिए पावर पुश करता है, तो सस्टेन करना है 1 दिन 2 दिन तो बैटरी भी चाहिए होगी 4 दिन, क्योंकि बिल्कुल। चार्ज तो करते नहीं फिरोगे। तो किसी भी डिवाइस का साइज़ मेनली उनकी बैटरी की वजह से ही बड़ा होता है। बाकी भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अब इतनी इवॉल्व हुई है कि सोफिस्टिकेटेड हो गए सारे डिवाइसेस, और बैटरी भी आपने देखा कॉम्पैक्ट्स हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है, छोटी हो गए सारे डिवाइस। सैटेलाइट फ़ोन भी अब काफ़ी नए नए फॉर्म फैक्टर में आते हैं।
फाइन। और सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, इवन दो मतलब आप देखिए उसको कैसे आंसर करेंगे, इतना सारा सेंसिटिव हो जाएगा कि जो स्पाइस होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के, ये क्या क्या चीज़ें यूज़ करते होंगे? क्या ये आई थिंक बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि कभी हम देखते हैं हनी ट्रैपिंग हो गई किन्हीं लोगों की, कुछ चीज़ें सब चीज़ होती है, तो वो तो नॉर्मल इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू होगी, इंस्टा के थ्रू होगी। लेकिन जो बड़े स्पाइस हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन उधर पहुँचाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ये कौन से सर्वर्स यूज़ करते होंगे? क्या टेक्नोलॉजी और कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते होंगे? आपको पता था टॉर बना क्यों था? सर आपने बताया था। टॉर किसने बनाया था? यूएस। यूएस गवर्नमेंट ने, यूएस डिफेंस ने। डार्क वेब का जो कोर है, टॉर इज द अनियन राउटर प्रोटोकॉल। सो द टॉर प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड बाय यूएस डिफेंस। क्यों बनाया था? क्योंकि उनके जितने भी Secure स्पाइस communication। थे, जो जासूस थे, वो इधर उधर थे, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। जो अफगानिस्तान में थे, इराक में थे, ईरान में थे, तो उनसे वो बिना लोकल गवर्नमेंट के कोई सर्वेलेंस पॉसिबिलिटी के बातचीत कर सकें। तो उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया। वो क्या एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, और जो उसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी है वो भी पीयर टू पीयर एन्क्रिप्टेड डायनेमिक है। तो उससे क्या है कि उसको एक इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल है और आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है। एनोनिमाइज हो जाते हो आप। पर फिर वो पब्लिक हो गया, लीक करके कम्युनिटी ने उसको ले लिया, और उसके बाद एक कम्युनिटी ने उसको बिल्ड करना शुरू किया, तो इवेंचुअली वो डार्क वेब बन गया। ये थेरी है। हो सकता है जानबूझ के लीक किया गया। ओके, मैं इसलिए बार बार हिंट दे रहा हूँ क्योंकि हमको एनएम के बारे में तो पता एनएम ही। आपने बताया था। तो जो कंट्री का स्टाइल ऑफ वर्किंग ये है कि ऐप बनाएंगे, चुपचाप क्रिमिनल के थ्रू प्रमोट कराएंगे, और जब सारे क्रिमिनल यूज़ करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद धप्पा कर देंगे और उठा लेंगे सबको। तो हो सकता है डार्क वेब भी वो यही करने के लिए कर रहे हो। तो पॉसिबिलिटी सारी है। तो आप किसी भी ऐसी चीज़ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट न करें, और जिसका मैं पहले से ही बोलता रहा हूँ, चाहे वो कोई ऐप हो। ये भी हो सकता है कि आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर जितनी रिलीजियस ऐप चल रही हैं उसमें आधी से ज़्यादा यूएस की और बाकी आधी चाइना की हो। चाइना यदि कंट्रोल करके बैठा है पाकिस्तान, वो वही दे रहा है ना जो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हारा दिमाग जान के वैसे ही परोस रहा है, और उसे जो करना है वो करेगा, उसको तुम नहीं रोक पाओगे। चाइना ने अत मचा रखी है अपने देश में, बिल्कुल। पर आप उधर इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि आपको वो उस तरह का डेटा दे ही नहीं रहा, उसने कंट्रोल कर रखा। जब इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ तो इंडिया में बैन किया, बाकी देशों ने नहीं किया। बिल्कुल। 2019 में हुआ था बैन। हाँ सर। मैंने आपको डेटा दिखाया था कि टिकटॉक क्या क्या लेता है, रिलीजियस आइडियोलॉजी तक ले लेता है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी ले लेता है। अब आप जरा गौर से देखो आज की सिचुएशन कि जिन देशों ने बैन नहीं किया उनकी क्या हालत है। जो भारत के आसपास के देश हैं, 5 साल पहले अच्छे खासे चल रहे थे, बांग्लादेश की ग्रोथ सबसे ज़्यादा थी, बिल्कुल सर। याद है आपको? एग्जैक्टली। आज क्या हो गया? हो गया रिलीजियस पंगा। बिल्कुल। श्रीलंका की हालत क्या है? एग्जैक्टली। आगे सड़क पर। नेपाल की हालत क्या है? आगे सड़क पर। क्यों? टिकटॉक बैन नहीं किया, या और भी ऐसी एप्लीकेशन जो चाइना की हैं बैन नहीं की। चाइना और सर जब इंडिया ने बैन किया तो लोगों को लग रहा था यार ये ऐप बैन करके क्या हो गया, ये मतलब 5 साल पहले जो काम किया था वो दूसरे कंट्री जो सर बता रहे वो देखिए क्या हो गया। मैं तो हिंट दिया था, मैं तो उस समय भी बोला था, मैंने कहा था आप इनका मकसद ही नहीं समझ रहे हो। ये आपकी प्रायोरिटी बदल देंगे लाइफ की। अच्छे खासे आप दाल रोटी कमा रहे हो, जी रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, अचानक आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी कुछ और हो जाएगी। हो गई बांग्लादेश की, बिल्कुल। हो गई श्रीलंका की, लग गई। तो ये चीज़ इतना ज़्यादा फास्ट हो सकती है विद एआई। तो इसलिए डेटा की ज़रूरत थी, डेटा बचाने की, कि आपका देश का डेटा आप ही के हाथ में है। खास तौर से ऐसे देशों में ना जाए जो आपको एज ए टूल यूज़ करना चाहते हैं। बिल्कुल सर। सैटेलाइट फ़ोन्स पे एक सवाल और आया मेरे माइंड में, क्या इनको भी जैम किया जा सकता है? क्या इनको भी डिस्टर्ब किया जा सकता है? क्या इनका भी नेटवर्क जो है वो ख़त्म किया जा सकता हाँ हाँ, सेटेलाइट फोन जैम हो जाते हैं। पर होता क्या है कि देखिए, कोई भी जैमर कैसे काम करता है? है? ओके। जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो एक स्पेक्ट्रम पे होता है ना? एग्जैक्टली। जैसे कि जो बैंड्स होती है ना हमारे, बिल्कुल। थोड़ा टेक्निकल जाता है, इसको मैं याद रखता था। एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, के यू बैंड, के बैंड, के ए बैंड, ये गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स। सो स्टार्ट तो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है आपके लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसी टू, बट इवेंचुअली सी बैंड में जब आप जाते हो तो ये बैंड्स आ जाते हैं। तो सैटेलाइट भी वहीं कहीं है, उसमें एक कोई बैंड यूज़ करो, और जो आपका फ़ोन होगा उसको एक पर्टिकुलर उस सैटेलाइट के हिसाब से स्पेक्ट्रम दिया गया।
यदि मैं उस स्पेक्ट्रम पर हाई पावर जनरेट करूँगा तो आपका फ़ोन जैम हो जाएगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि आपका स्पेक्ट्रम क्या है, कौन सा फ़ोन है, क्योंकि मैं हर एक फ्रीक्वेंसी पर हाई पावर जनरेट नहीं कर सकता। यदि मैं करूँगा तो बाकी सब चीज़ें भी जैम हो जाएंगी। तो वो चीज़ ट्यून करके Okay, that आइडेंटिफाई particular करके frequency. फिर आप कर पाते हो। जैसे कि आप बॉर्डर पर कोई फ़ोन जैम करना चाहते हो तो रिस्क ये है ना कि आप भी अपने भी तो कर लोगे, Exactly. फिर आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल करोगे दुश्मन की तो हो जाए, आपका Exactly. ना हो। तो आपको फिर वैसे सिस्टम यूज़ करने पड़ेंगे जहाँ पर, जैसे कि फिर क्या करते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है कि मैं एक फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट करूँगा नहीं, वो हर एक पीरियडिकली फ्रीक्वेंसी चेंज करता रहेगा। सो देयर इज़ अ रेंज ऑफ बैंड विच इज़ मच बिगर। अब उस बैंड में हाई पावर जनरेट करने का मतलब है ज़्यादा एफर्ट लगाना, बिकॉज इट्स अ बिगर बैंड जिस रेंज में वो वेरी कर रहा है। सो आपको ये भी पता पड़ेगा कि इस रेंज में वेरी करेगा, बट यू कांट पुश Exactly. हाई पावर स्पेक्ट्रम। सो वो पता होना कि किस समय वो किस बैंड में करेगा, फिर वो जानना ज़रूरी होता है। तो ये इस वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं, बट होते हैं, जैमर्स आते हैं। सर जैसे कि वहाँ से लोग इधर आते हैं, टेरर अटैक्स वगैरह करते हैं, इसमें पेमेंट की भी बहुत आती है कि पैसे इनको फ्राहम किए जाते हैं, उधर से पैसे मिलते हैं। तो पेमेंट में आता है कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ आती है कि देखिए क्रिप्टो में इनको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ चलती है, टेरर फंडिंग चलती है। तो इसमें डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो क्रिप्टो है, इसका कितना रोल होता है? बहुत ज़्यादा। अब जैसे लोग क्रिप्टो जैसी बात करते हैं तो सोचते हैं बिटकॉइन, बिल्कुल। तो बिटकॉइन तो बहुत पीछे आ गया। बिटकॉइन अब बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। अब आ गया मोनेरो। सो मोनेरो एक नया करेंसी है जो नॉर्मली टेररिस्ट यूज़ कर रहे हैं, या ऐसे क्रिमिनल यूज़ कर रहे हैं जो इनह्यूमन क्राइम्स करते हैं, हीनियस क्राइम जो करते हैं, उनके यहाँ मोनेरो बहुत पॉपुलर हो गया है। मोनेरो के बाद जी कैश है, बिटकॉइन कैश है, डी कैश करके भी कुछ है। मतलब इस तरह की जो नई नई करेंसीज आ रही है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, और बिटकॉइन थोड़ा सा बैक बर्नर पे गया है। बिटकॉइन मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी हमने डिस्कशन किया कि ये भी कुछ लोगों द्वारा मूवमेंट चलाया गया है, और वो अपने हिसाब से इस पैसे को मूव करते हैं। इसका मेजर जो रोल है वो डेफिनेटली डार्क वेब में है, क्योंकि डार्क वेब में आज भी 80% वेबसाइट ऐसी हैं जो बिटकॉइन में ही पेमेंट लेती हैं, और बिटकॉइन इज़ द ओनली वे ऑफ पेइंग देम। और भी कई कुछ में ऑप्शंस मिलते हैं आपको, मोनेरो का, इथीरियम का, लाइट कॉइन का, ये सब मिलते हैं, बट 80% 70% मेरे ख्याल से अभी भी वही है। पर डार्क वेब जैसी ही कुछ ऐसे पोर्टल हैं जो सरफेस वेब पर है, बट दे यूज सिमिलर टेक्नोलॉजीज टू कीप एनोनिमिटी, वहाँ पर मोनेरो के थ्रू मूवमेंट्स होना शुरू हो गया है। सर जैसे हम एआई पे बात कर रहे थे कि एआई इवॉल्व होगा अगले 4-5 हाँ साल जी। में, तो क्या अब जाके जैसे कि लोग हैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उनकी हैबिट आपको पता लग जाती है कि थ्रू कि क्या करेंगे क्या नहीं, क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, किस तरह कंटेंट देखते हैं। तो क्या आगे 4-5 साल में जाके जब एआई इतना इवॉल्व हो जाएगा, तो क्या उन लोगों की प्रोफाइलिंग की जा सकेगी कि भाई ये लोग हैं जो टारगेट किए जा सकते हैं दूसरे कंट्री से इनसाइडर बनने के लिए, टेरर ग्रुप्स का हैंडलर बनने के लिए, जो यहाँ से हेल्प कर सकते हैं? ये आज भी हो रहा है, उनको प्रोफाइल ही कर दिया गया है। ओके। जो ये लोग सोच रहे हैं कि ये अपने हिसाब से चल रहे हैं, ये अपना दिमाग चला ही नहीं रहे, ये ऑलरेडी पपेट है, मैं कहता हूँ ये गुलाम है। इनको प्रोफाइल करके इनको कंट्रोल कर लिया गया। अब एआई जो करेगा मैं बताता हूँ। हमारी हो सकता है 8-10 साल में आदत ये हो जाए कि यदि मुझे खांसी आ गई और मेरे घर की घंटी बज के मुझे कोई दवाई नहीं आई, तो मैं कहूँगा यार ये क्या मजाक है, ओके। व्हाट नॉनसेंस इज दिस। अब मुझे कॉल करना पड़ेगा डॉक्टर को कि मेरी तबीयत ख़राब है, ये अभी तक तो पता हो जाना चाहिए था। आप समझ रहे हो, हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाएगी। या आपको चाय पीने का दिल किया और आपने कहा यार वो मतलब आई नहीं बन के, बिकॉज योर थॉट, योर एस्पिरेशंस, योर छोटी छोटी चीज़ें यदि सामने वाले को पता पड़ गई, आपकी लाइफस्टाइल, तो आप धीरे धीरे उस लेवल पर आपको सर्व करना शुरू हो जाएंगे सिस्टम। जैसे जब से ये ब्लिंकिट और ज़ेप्टो वगैरह आ गए, अब यदि 10 मिनट में चीज़ ना जाए तो हम इम्पेशेंट हो जाते बिल्कुल हैं कि यार 10 मिनट हो गए, अभी अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। आप 2 मिनट 12 मिनट हो गए। आपकी हाँ 12 मिनट कैसे हो सकते हैं, ये तो 10 मिनट में आ जाना चाहिए था, और 10 मिनट में आता है वो। ये जो एक्सपेक्टेशन है एआई की बात और हिलेंगी, क्योंकि जो हमारी साइकोलॉजी, हमारे इंटरेस्ट, हमारे ख्वाहिशें, इच्छाएं सारी प्री डिटरमाइंड होने लगेंगी। यूएस गवर्नमेंट ने एक टूल बनाया
और गूगल पे आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे। वो कहते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया एनालिसिस करके 1 हफ्ते पहले ये बता सकते हैं कि ये बंदा क्राइम करने वाला है। ओके 1 हफ्ते पहले वी कैन प्रिडिक्ट विथ 70% एक्यूरेसी। जो आगे एक्यूरेट और हो जाएगा बेस्ड ऑन हिज सिम्टम्स पोस्ट एंड एवरीथिंग, हम समझ जाते हैं। आई लाइक दैट इंस्ट। लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ मेरे उन पोस्ट को देखकर जो मैंने पब्लिक पोस्ट की हैं, यदि कोई इतना अंदाज़ा लगा सकता है, तो ऐसी कोई ऐप जो मेरे फ़ोन के अंदर है और मुझे 24 घंटे सुन रही है और मेरी एक्टिविटीज़ भी जान रही है, वो तो और एक्यूरेटली ये चीज़ कर लेगी। बिल्कुल। तो आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो तो आपको 24 घंटे सुन ही रही हैं, वो तो देख ही रही हैं, वो तो जान ही रही हैं, वो तो आपकी एक्टिविटीज़ भी जानती हैं। सो इवेंचुअली दे ऑल नो अबाउट योर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अब यही चीज़ जब मैं कहता हूँ कि टिकटॉक कर रहा है या कोई ऐसी ऐप कर रही है जो किसी देश ने जानबूझ के कैम स्कैनर डाल दिया, वी चैट डाल दिया कि खेलो खेलो फ्री है, फ्री तो कुछ है नहीं। बट इफ़ आई नो सो मच अबाउट यू, मैं आपकी थॉट को अपने हिसाब से कंट्रोल करूँगा, मैं आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी बदल दूंगा, मैं आपको लॉजिकल थॉट दूंगा ही नहीं, आपको उस तरह के कंटेंट दिखाई नहीं जाएंगे। एंड देन और आपको लगेगा कि होता ना कि आप जिस इल्यूजन में जी रहे हो आपको वही लगेगा कि आप सही हो, बिकॉज मैंने आपको इस हद तक कंट्रोल कर लिया कि आप सही गलत से बियॉन्ड जा चुके हो। अब आप उतना भी लॉजिकली रहे। ये पहले भी होता था, जो कल्ट चलते थे वो ऐसे ही करते हैं, क्या इतना इन्फ्लुएंस कर लो सामने वाले को कि वो अपना थॉट इस्तेमाल करना बंद कर दे। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बिलीव फेथ और वो, पर इतनी गुंजाइश तो रखो कि अपना दिमाग लगा सको। हाईजैक ना कर लिया जाए। आप उतनी भी गुंजाइश नहीं रखते। बिल्कुल। आप नहीं है वो, फिर आदमी चाहे झूठ बोले वो भी एक्सेप्ट कर लेना है, फिर उसकी हर बात ही सही है। मेरे ख्याल से ये गलत है। मैं नहीं कहता हर आदमी गलत हर आदमी सही नहीं होता, हर आदमी सही गलत दोनों होता है। ये आपका डिसीजन है कि भाई आपकी ये चीज़ अच्छी लगी मैं आपको ले लेता हूँ और ये आपकी गलत लगी मुझे, सो सॉरी टू दैट। जब तक आपका ये थॉट प्रोसेस है तब तक आप फ्री हो, आज़ाद हो, स्वतंत्र हो। एल्स आप गुलाम। द मोमेंट आपका ये थॉट प्रोसेस खत्म, आप गुलाम हो गए किसी के। सर इस पे ऑपरेशन सिंदूर पे आपसे अगला क्वेश्चन मैं लूँगा। एक सवाल ये है मेरा सर कि फॉर एग्जांपल बड़ा कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, तो ये क्योंकि मतलब ये तो ऐसी होती है कि इसके बारे में तो किसी को पता नहीं होता है, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन रखी जाती होगी, आप अगर अपने हिसाब से बता सकें, क्योंकि किसी भी ऐप पे इसके बारे में नहीं बताया जाता होगा। आई डोंट थिंक कि किसी के फ़ोन पे बताया जाता होगा कि क्या भाई चीज़? ये जो एयर स्ट्राइक जैसे कि हो रही हैं हाँ, ये कब नहीं। होनी है, किसी चैट पे नहीं बताया जाता होगा, कम्युनिकेशन जो होती है किसी ऐप पे नहीं होती होगी। तो किस तरीके की चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती होंगी कि भाई एटलीस्ट हमारे कंट्री में किसी एक को पता है, किसी दो को पता है, या फिर हमारे जो सेना है उनमें किसी एक दो को, ये किस तरह से मेंटेन करते होंगे, किस तरह चलती होंगी चीज़ें? जब ये नोटबंदी हुई थी आपको पता था? नहीं सर। जब धारा 370 हटी आपको पता था? वही मैं जानना चाह रहा हूँ। जब भी ऐसे कोई हुआ, एयर स्ट्राइक हुई तो आपको पता था? या ऑपरेशन सिंदूर होने वाला आपको पता था? किसी को नहीं पता होता। तो सवाल यह है कि यदि ऐसा कोई भी मैकेनिज्म यूज़ किया जाता जो आईटी ये के ऊपर डिपेंडेंट है तो पता पड़ जाता। तो ये तो तय है कि कोई ऐसा सिस्टम यूज़ होता ही नहीं है। ओके। यदि होगा तो डेफिनेटली इधर ना उधर से कुछ ना कुछ हो जाएगा। ट्रेडिशनल सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। क्या सर हैंड राइटन नोट्स या कुछ कोड्स ऐसा कुछ? हाँ, वो भी ट्रेडिशनल सिस्टम यूज़ होता है। और ख़ास तौर से देखो होता है ये चीज़ इतनी हाई लेवल पर होती है कि ऐसे फ़ोन पर डिस्कशन नहीं होते, ऐसे चैट पर मैसेजिंग नहीं होती। और कई सारी चीज़ें यदि अच्छा डिफेंस और आर्मी के तो अपने कोड ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं, वो तो इनकोडेड भाषा में पूरा मैसेज पास कर देंगे। ओके सर, मतलब जैसे हम बात करें वो बात नहीं करेंगे। हाँ, वो तो पूरा मैसेज दे देंगे, वो तो सामने वाले को समझ में आएगा। तो यदि उन्होंने हैंड रिटन नोट भी होगा तो उसका भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके। वो तो और इतना सेंसिटिव होते हैं। अब मैं आपको हिंट दूं कि आप मान लो कोई सॉफ्टवेयर हमने बाहर से लिया, कोई एक मिसाइल लॉन्चिंग टूल ले लिया, हार्डवेयर, तो उसमें मुझे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देना है कि मैं इधर अटैक करने वाला हूँ। तो वो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा, रिमोट चांसेस कि जिस कंट्री से मैंने ये लिया है मिसाइल उसको भी चला जाए। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, उसको भी सर वो बैकडोर डाल उसी ने बनाया ये। और कल के दिन ये तो टारगेट है हमारा, कैसे जाना चाहिए, तो वो भी इनक्रिप्टेड होता है। ओके। वो भी देने से पहले तक
मतलब स्ट्राइक के 1 सेकंड पहले तक किसी को भी नहीं पता होता, वो इनक्रिप्टेड होता, वो किसी और फॉर्मेट में होगा, ओके दिया जाएगा शॉर्ट खत्म, कहाँ से, तो वो रिस्क भी खत्म कर दिया जाता। तो आप सोचो कि इस हद तक प्रोविजंस रखे जाते हैं कि लीक होने का तो कोई फिर वो है ही नहीं, मतलब देयर इज नो रेमेडी एंड देयर इज नो, क्षमा नहीं है उसकी कोई। यदि लीक हो गया तो आप गए। तो यदि हमें और आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, मतलब मैं तो सिर्फ बिल्कुल अपनी नॉलेज, जो बुकिश नॉलेज को बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। डिफेंस का तो बिल्कुल भी नहीं। पुलिसिंग आती है मुझे क्योंकि मैं पुलिसिंग का एंगेज हूँ, पर मुझे पता है कि ये चीज़ें, जितना भी सिक्योरिटी पढ़ी मैंने, आईटी सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होती, अदरवाइज रिस्क बढ़ जाता है। ओके सर, जैसे मैं एक अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उसमें मेंशन था, एक्चुअली रिपोर्ट नहीं, ट्विटर में क्या मेंशन था कि ट्रंप ने ये बोला कि जब उनको पता लगा, बोला गया कि भाई यहाँ पे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो उनका आई न्यू समथिंग वाज अबाउट टू हैपन, ये वो, तो फिर उसने उसको मेंशन किया हुआ था एक्सप्लेन करके कि देखो ट्रंप को पता था पहले से कि क्या होने वाला है, इनको बता दिया गया था अमेरिका को, ताकि इनकी नॉट ली जाए। तो अभी जो लगता है, जैसे आप बात कर रहे हैं कि किसी को नहीं पता होता, तो क्या किसी एक कंट्री को पता लग सकता है सब चीज़? नहीं, डेफिनेटली देखो, ये तो डिप्लोमेटिकली इस्टेब्लिश किया गया होगा। भारत ने जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया होगा, भारत ने अपने जितने नेबर दोस्त हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया होगा, रशिया को लिया होगा, जो भी एक सपोर्ट सिस्टम तो खड़ा करते हैं ना आदमी। आपका किसी से लड़ाई हो जाए तो आप पहले अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हो ना, कल के दिन काउंटर करेगा तो हमारे पास हेल्प चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ना आप लड़ने चले जाते हो। तो कुछ अब क्या करेंगे, ये इतना डिटेलिंग नहीं होती, पर ये तो ज़रूर होगा कि देखो हम एक्शन लेंगे, एक्शन तो ले रहे हैं और वी नीड सपोर्ट। तो आप देखो कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, बिल्कुल, पाकिस्तान को चाइना के अलावा कोई खड़ा नहीं है कोई साथ। नहीं, और चाइना भी इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको उनका बंदरगाह फायदा, चाहिए, बिल्कुल उसको और कोई मतलब नहीं है आज बर्बाद होता है कल हो जाए। बिल्कुल, वो सारा वही कब्जा कर लेगा उसको। जिस दिन पाकिस्तान की संकुचाहित होगा, वो सिर्फ उसमें अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है। बिल्कुल, क्या मेरा क्या फ़ायदा बन सकता है? बस पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि वो कोई जिहाद की वजह से उनके साथ है, तो ये तो अब हास्यास्पद है, खुद उन्होंने क्या हालत कर वो रखी है। खुद कम्युनिस्ट कंट्री है सर, वो बिल्कुल। तो ये जब कोई भी इतना बड़ा एक्शन लिया जाता है, मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिकली अपनी पोजीशन स्ट्रांग की जाती है, और वो की इंडिया ने, तो पता, थोड़ा बहुत तो पता होगा, ऐसा तो ना होता। सर जैसे कि एयर स्ट्राइक्स हुई, इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स करी, इस सिचुएशन में साइबर सिक्योरिटी कितना रोल प्ले करती है? जो बैकएंड पे आप एपीटी ग्रुप्स कह रहे हैं, क्या वो भी एक्टिवेट होते हैं इंडिया की तरफ से कि उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको वहाँ पे होल्ड कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, या उनका जो रडार सिस्टम है उसको होल्ड कर दिया जाए ताकि वो ट्रैक ना कर सकें? तो साइबर सिक्योरिटी का इसमें क्या रोल रहता है? देखो, जब भी किसी दुश्मन को अटैक किया जाता है तो कई तरीके से घेरा जाता है, और इसलिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो। यदि आप सिर्फ एक ही सिंगल माइंडेड उससे जाओगे तो वो काउंटर कर पाएगा, पर यदि आप उसको बिजी कर दोगे उधर तो वो आपके ऊपर रिटेलिएट नहीं कर पाएगा। तो हर तरीके से वो किया जाता है। आपने देखा होगा सबसे पहला रिएक्शन क्या था? पानी बंद कर दिया। हाँ सर, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी दूर की सोच था। पहले आप उसकी हिम्मत तोड़ो, जब पानी बंद होगा तो एंगेज करो उसको कहीं और। पब्लिकली थोड़ा पैनिक मचेगा, रिवोल्ट आएगा कि यार ये तो प्रेशर तो आ गया ऑलरेडी। फिर आप कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर जब आपको लगे कि अब इंटरनेशनली आपकी पोजीशन ठीक है, तब आप अटैक करते हो। अब उसके बाद सामने वाले समझता है कि ये ठीक करूं या वो ठीक करूं या ये करूं, तब वो दबाव में आएगा। और ये करना इसलिए पड़ता है ताकि आपको अपना भी डिफेंस करना है। तो यदि आप इतनी पूरी तैयारी के संग नहीं जाएंगे, आई एम श्योर इससे भी ज़्यादा होती होगी। हम जो सोच पा रहे हैं ये तो 5% 10% भी नहीं सोच सकते। ये एक दिन का निर्णय नहीं होता। इसमें पूरे आपने देखा होगा, जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगातार मीटिंग्स चल रही थी, लगातार स्ट्रैटेजीज बन रही होंगी, तो में हर प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस किया गया और उसके बाद कोई एक्शन होता है। तो यू आर राइट, चाहे वो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम हो वो भी टारगेटेड होगा, उनका जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमारी नज़र में है, उनके जितने फैक्ट्रीज़ हैं आयुध की वो हमारी नज़र में है। हर चीज़ जब हमने पॉइंट आउट कर लिया उसके बाद हम एक्शन लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। हमें पहले से पता था, उनके मूवमेंट्स हमारी नज़र में है, उनके आर्मी मूवमेंट्स हम जानते होंगे, सब जानते होंगे।
सर एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट किसी देश का आर्मी मूवमेंट पता कर लेना, उसकी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पता कर लेना, ये कितना बड़े खतरे में डाल देता है उस कंट्री को जिसके अगेंस्ट ये चीज़ की जा रही है। एक बार मुझे कोई ऑपरेशन हो रहा था नक्सलाइट एरिया में, तो एक ऑफिसर ने मुझे बोला कि यार जब हमारा कैंप लगता है तो वो नक्सल्स को पता पड़ जाता है कि यहाँ कैंप लग रहा है। ओके। तो बोले कैसे पता पड़ता होगा? मैंने कहा सर सिंपल सी बात है, तो मैं ही पता कर लूँगा। कैसे? बोलते कैसे? मैंने कहा उस एरिया में मोबाइल एक्टिवेट हो जाते होंगे अचानक से। ओके। बोले हाँ यार। तो बोले लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तक जाती कैसे है? मैंने कहा सर इन्फॉर्मेशन तो ऑपरेटर से आप कुछ भी निकाल लो, जितने हमारे क्लोज होंगे उनके भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये पॉलिसी बनाएगी कि मोबाइल यूज़ नहीं होगा। ओके। आप जब एकदम से किसी एरिया में, जैसे अब वो मूवमेंट करते रहता, एक एरिया में गए और 50-100 मोबाइल अचानक से एक्टिव हो गए और उधर रात रुके हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन किसी को पास ऑन कर देना, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है, पर आपको बता दें कि यहाँ पर बिल्कुल। दैट इटसेल्फ इज डेंजरस। तो मूवमेंट पता करना बहुत तरीक़ों से संभव है। आजकल आदमी बिना मोबाइल के जीता कहाँ है? बिल्कुल। तो वो तो हो ही जाता है, बट अदरवाइज ऑल्सो देर आर वेरियस ट्रेडिशनल मेथड ऑल्सो जिनसे समझ में आता है, और फिर सैटेलाइट तो है ही जो काफ़ी चीज़ें कवर कर लेता है। सर हमने बात की थी एक बार पिछली पॉडकास्ट में न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कि कैसे वो कोडेड होते हैं, तो आज थोड़ा वो रेलेवेंट हो गया। मैं चाहूँगा मतलब उस पर भी आप टच करें। वहाँ के मिनिस्टर्स बड़े बात करते रहते हम न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे, हमने बना के नहीं रखे, ऐसे नहीं करे। तो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना ये कितना मतलब सिर्फ क्योंकि कहना ही होता है ऐसा, क्या आपको लगता है कि कभी लाइफ में हो पाएगा ऐसा भी? प्लस इनकी सिक्योरिटी सिस्टम जैसे आपने पहले बताया था उसको थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करें। देखिए कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि प्रोएक्टिव डर बना रहे। ठीक है। इस्तेमाल जब यूएस ने भी किया था तो बेवकूफ़ी ही थी, और उस इस्तेमाल के बाद से आज तक हम लोग एक लंबा अरसा इवॉल्व कर चुके हैं। हर आदमी इतना तो जानता ही है कि न्यूक्लियर यदि अटैक होता है तो वो सिर्फ उस देश का नुकसान नहीं होता, पूरी अर्थ का होता है। पूरा अर्थ तहस हो सकती है, और अभी जिस हद तक लोगों के पास हैं इतने हैं कि पूरा अर्थ ख़त्म कर सकते हैं। फिर काहे के लिए लड़ रहे थे? एग्जैक्टली जब फिर लड़ी काहे के लिए रहे थे? मतलब दैट इज द पॉइंट, मतलब बहुत गहरी बात है आप सर ये। ख़त्म ही करना चाहते हो, बस यही रह गया है। आप लड़ रहे हो कि आपको वो ज़मीन मिल जाए, अरे वो ज़मीन ख़त्म हो गई। आप भी खत्म हो गए। तो इससे अच्छा हम उस न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करें कि हम चंद्रमा पे बस्तियां बना लें, या हम मार्स पे चले जाएं, तो मुझे बात लॉजिकल लगती है। क्योंकि जो बंदा प्रोग्रेसिव होगा, इलॉन मस्क की बात मुझे इसलिए तो पसंद आती है कि यार सोचो तो, एटलीस्ट सोचिए। तुम तो फंस गए हो, तुम तो वहीं फंस गए हो कि वो न्यूक्लियर छोड़ देंगे, फला कर देंगे। जब कोई मुझे कॉल आते ना कि सारे कि साहब प्रॉब्लम है, हेल्प कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? अरे यार वो फलाने पड़ोसी ने मेरी नाली पर कब्जा कर लिया है। तो मुझे इतनी दुख होता। मैंने कहा अपने साथ लेके जाओगे बना ली तुम? बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ इतनी छोटी है कि हंसी आती। और उस चीज़ को हमने इतनी बड़ी बना रखा होता है कि हमारे लिए तो ज़िंदगी जीने मरने का सवाल है वो। मतलब आप गन का लाइसेंस दिला दो, क्यों? क्योंकि वो कब्जा कर रखा है उसने नाली पे। तो कल के दिन कुछ आएगा तो गन दिखाएंगे। ये आती है मेरे पास रिक्वेस्ट। मैं ऑनेस्टली बताऊं, अभी आप ईस्टर्न यूपी में चले जाओ, यही खेल है कि मेड़ की वजह से लड़ रहे हैं, नाली की वजह से लड़ रहे हैं, वो कुछ 2 गज ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, बस यही हो रहा है। एंड दे माइट बी वेल्दी रिच पीपल, पर उनकी ज़िंदगी का फोकस वहाँ अटक गया कि जब तक वो ईगो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक तो मैं दाल रोटी भी ढंग से नहीं खा सकता। यही विश्व लेवल पे हो रहा है कि आपको वो लैंड का टुकड़ा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी प्रोग्रेस भूल जाते हैं। पाकिस्तान के लिए वो एक लैंड का टुकड़ा इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि वो अपनी प्रोग्रेस भूल गए, सारा का पैसा उस आर्मी और पंप करने लगे। इसमें क्या मतलब है? क्योंकि जैसे ही आप प्रोग्रेस करोगे बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल। यू कैन क्रिएट न्यू लैंड। जापान के पास तो लैंड है ही नहीं, उसने समुद्र में बना दी, उसने बना दिया। दुबई का हालत देख लो, बारिश तो होती नहीं थी, करा दी। जब पैसा आएगा ना तो सब हो जाता है। उसके लिए रिसोर्सेस अपने आप खरीद सकते हो आप। तो ये सीखने वाली बात है कि आप
की प्रायोरिटी जैसी अलग हो गई कि हम तो गजबा हिंद करेंगे, तो फिर आप अपनी प्रोग्रेस खत्म आप कर अलग लेवल पे चले आप खुद बढ़ते ना आगे, आप बढ़ जाते आगे और तो सर ये रिच बनते। गजबा हिंद में अगर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन मार दिया तो खुद कैसे बचेंगे? पाकिस्तान तो इतना पास में है कि यदि हुआ तो पाकिस्तान ही खराब हो जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ। मतलब आप एंड मुझे तो सबसे बड़ा है कि अब इसको थोड़ा और मैं अलग लेवल पे लेता हूँ। ओके, हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। दुख इसलिए नहीं होता कि किसी दुश्मन ने चाकू मारा है, दुख इसलिए होता है कि भाई ने मारा है। एग्जैक्टली। तो आचार्य चाणक्य का एक श्लोक है, वो कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप पता क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने भाई को धोखा देना। बिल्कुल, सबसे बड़ा। और पाकिस्तान तो हिंदुस्तान ही है। एग्जैक्टली सर। हमारा कल्चर एक, हम एक, भाषा भी एक ही है। मैं तो कहता हूँ हर चीज एक है, और हमें लड़ना उससे पड़े, और हमें उससे बच छुप के डर के रहना पड़े कि कल के दिन वो ये कर देंगे। मतलब यदि न्यूक्लियर अटैक की डर होती हमें है, और न्यूक्लियर अटैक का डर हमें किसी दूसरे देश से होता, जर्मनी से, नीदरलैंड से, तो हम एक बार समझ में भी आता। किससे डर है? पाकिस्तान से। सर चाइना से भी नहीं है। बिल्कुल। चाइना से भी नहीं है हमें डर। मतलब हमें किसी भी देश से नहीं, हमें और पाकिस्तान कौन है? हमारा अपना। सोचिए किस हद तक एनिमोसिटी क्रिएट हो जाती है कि आप अपने भाई को सबसे बड़ा दुश्मन समझ लेते हैं। यह है। यदि हिंदुस्तान में कुछ भी खत्म होगा ना, तो पाकिस्तान में सब कुछ खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। एक बार किसी बहुत बड़े पाकिस्तानी सिंगर का इंटरव्यू देख रहा था मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा, मुझे फेस याद आ रहा है। तो उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान की जो म्यूज़िक है, तो बोले वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरह से जो उनका मौसीकी है और जो, तो उन्होंने बड़े अच्छी बोले पाकिस्तान का अपना कोई म्यूज़िक है ही नहीं। बिल्कुल। बोले पाकिस्तान का कोई सब जो कुछ है हिंदुस्तान का है। बोले यही हमने ऊपर पन पाया है। बोले हमारे यहाँ तो मौसीकी अलाउड भी नहीं थी। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो गाना बजाना स्कॉलर्स देखे तो बिल्कुल गलत माना जाता है, लेकिन बिकॉज हम हिंदुस्तान का पार्ट हैं रहे, इसलिए है। और इतनी अच्छी है कि हम हिंदुस्तान से बेटर कर पा रहे हैं। कई जगह तो दे आर गिविंग बेटर म्यूजिक। ये इतनी अच्छी लाइन लगी मुझे। मैंने कहा जब आप सच्चाई एक्सेप्ट कर लेते हो ना, या जो भी इस तरह की चीज़ें जो कॉमन है, उसकी वजह से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। उसकी वजह से हमें एक फील होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम दुश्मन हो जाएं। और जब तक हम उस लेवल पे नहीं जुड़ेंगे और उसमें सारा जो बवाद है वो एक रिलीजन की वजह से आ जाए, यार यहाँ पर सारे हैं। बिल्कुल। कभी देखा है कि कोई जैन खड़ा हो जाए कि नहीं साहब हमें अलग राष्ट्र चाहिए, कोई क्या कहते हैं यहूदी खड़ा हो जाए हिंदुस्तान के अंदर, और ये सालों से रह रहे हैं, 300-400 साल से तो रह ही रहे हैं सारे। ऐसा नहीं है कि जो भी 150 रिलीजन होंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें वो रहना आता है। जो एक प्रॉब्लम आती है वो यदि किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से आती है, तो उस रीजन में कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हमें साथ रहना नहीं आ रहा है। और द मोमेंट हमें साथ रहना आ जाए, तो हम इस विश्व को इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि उस खुदा को भी रश्क होगा कि क्या कर दिया उसने। उसकी खुशी के लिए कर दो कम से कम। सर आपने जैसे एक बार बताया था कि हम इंटेलिजेंट क्रिएटर पे बात कर रहे थे कि खुदा है, मैथमेटिशियन है। आपने कहा कि वो इसी तरीके की चीज़ें हैं, तो वो चाहता है कि उसको ढूंढो। कि हम सब एक चीज़ तो मानते हैं कि खुदा ने जो भी किया है वो अमेजिंग किया है। मतलब इतनी छोटी छोटी निटिग्रिटी, आज भी मैं ऐसे ऐसे कुछ बर्ड्स देख लेता हूँ जो हमने कभी देखे नहीं है, और भाई ऐसा भी है। अभी एक वर्ड का मैं वीडियो देख रहा था जो हॉरिफिक आवाज़ निकालता है। ओके। हॉरर, मतलब उसको आप 5 मिनट सुन लोगे तो आप डर जाओगे। वो लिटरली मतलब वैसी जैसे हॉरर फिल्म का म्यूजिक हो ना, वैसी आवाज़ निकालता है। मैंने कहा यार आज तक नहीं देखा था मैंने ये ऐसे स्नेक्स देखते हैं नए नए तरीके के। मतलब अनगिनत क्रिएचर ऐसे हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे और देखेंगे भी नहीं, और एक ज़िंदगी में तो आप देख ही नहीं सकते। बिल्कुल। फिर अनगिनत ऐसे जोग्राफिकल जगह हैं जो आपने देखी नहीं होगी। अब मैं बताता हूँ, मैं गया माउंट आबू। तो माउंट आबू में वशिष्ठ आश्रम है। तो मैं रात में बैठा था कमांडेंट साहब के संग, तो बोले आप क्या क्या देख लिए? अच्छा, माउंट आबू राजस्थान तो गर्मी वाला इलाका है, वहाँ का हिल स्टेशन है वो। तो
राजस्थान करी वाली जगह पे एक ऐसा पहाड़ जहाँ पर ठंडा रहता है। तो बोले वहाँ गए वशिष्ठ आश्रम। मैंने कहा नहीं साहब मैं तो नहीं गया, यहाँ है क्या? बोले हाँ हाँ, जहाँ वशिष्ठ मुनि ने राम लक्ष्मण की शिक्षा दी थी वो यहाँ है। तो बोले कहाँ है? बोले वो घाटी में जाना पड़ेगा आपको, बहुत नीचे, जब जाओगे तो इसलिए कोई जाता नहीं क्योंकि बहुत टफ है, मतलब करीब 2000 सीढ़ियाँ नीचे जाके, और वहाँ भालू वालू भी दिखेंगे, चलते फिरते आपको जानवर दिख जाएंगे, लेकिन कोई कुछ करेगा नहीं, बट हिम्मत है तो चले जाओ। तो मुझे बड़ा वो लगा, उत्सुकता हुई, तो मैंने कहा मैं जाऊँगा। तो मैं गया, कमांडेंट भी गया, फैमिली के संग गया, बच्चों के संग उतरते गए हम देख रहे हैं बहुत गुफाएं हैं, भालू की गुफाएं हैं वो, पर शायद दोपहर थी तो कोई ऐसा नहीं दिखा, लेकिन हम उतरते चले गए। नीचे गए तो वहाँ पर वशिष्ठ मुनि का आश्रम, और ऐसा कि 2000-4000 साल पुराने मंदिर वाला, टूटे फूटे से बने हुए थे, और वहाँ पे एक साधु बाबा रहते थे। तो उन्होंने 2 चीज़ें दिखाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग कभी जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं। बिल्कुल। तो एक था, एक बोले यज्ञ कुंड था, ऐसे यज्ञ कुंड है, ऐसे पत्थर है, बोले इसमें हजारों सालों से यज्ञ होते हैं। तो बोले इस पे जैसे यज्ञ हो रहा है, आप जो भी ऊपर संविदा है या जो लकड़ियाँ हैं वो हटा दो, ऐसे हाथ से हटा दिया, जो हो गया यज्ञ, और उसके ऊपर एक लकड़ी ला के रखो, तो 4-5 सेकंड बाद उसमें आग लग जाएगी, अपने आप आग लग जाएगी। अच्छा वो पत्थर जो ठंडा है, जिस पे वो रखने पे आग लग रही है, पर जैसे वो रखोगे आप, उसमें आग लग जाएगी, फिर उसमें धीरे धीरे लकड़ियाँ डालते रहो, यज्ञ करो और चले जाओ। तो बोले ये सालों से ऐसे हो रहा है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर उन्होंने कहा कि बाहर जाओ, वहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम मिल जाएगा आपको। तो मैं गया तो वहाँ पे एक धारा निकल रही थी सरस्वती नदी की, और नीचे एक ऐसा कुंड सा बना था, उसके नीचे एक छेद था जो ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगा बहुत नीचे है। तो बोले ये पाताल तक जाता है। तो ये कुंड कभी भरता नहीं है, ये धारा आती रहती है, और वो कुंड भरते नहीं था, मतलब कुंड खाली था, पानी आ रहा है और नीचे जा रहा है। वो छेद कितना गहरा है वी नेवर नो। बोले वो क्योंकि वो पाताल तक जा रहा है, तो ये इस तरह से चल रहा है सालों से ऐसे। तो जो पानी लेना है वो धारा से ले लो। फिर बोलते हैं कि ये जो नदी का जो धारा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे के लिए 5 बजे से 4:30 से 5:30 बजे तक ये गर्म पानी आता है इसमें। ओके। तो मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ। मैंने कहा ना ऐसे थोड़े से, बोले पूरे टाइम ठंडा आएगा, बर्फ जैसा पानी। बोले सुबह आ जाना, ब्रह्म मुहूर्त में गर्म ही आएगा। तो हम रुके और अगले दिन सुबह टेस्ट किया, तो जैसे ही वो मतलब 4-4:30 के बाद उसमें गर्म पानी एकदम से उबलता भाप सा आएगा, और सूरज की पहली किरण जैसी निकलना शुरू होगी, वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। उन्हें उसके पीछे कहानियां हैं, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जाओ देखो दुनिया। एग्जैक्टली। इसके पीछे साइंस है, जो भी है वो सेकेंडरी है, पर एंजॉय तो करो, एंजॉय करो, लाइफ तो देखो क्या लाइफ में क्या क्या कर दिया, और जिसने भी किया कितनी खूबसूरती से किया। आप सब तहस नहस करने पर तुले। आप जो बोलते रहते ना, वो कुरान की कुछ वर्ड्स मेरे ज़हन में आ रही है। कुरान के Please, ना please. अवलम यसीरु फिल अर्द, कि तुम जाओ दुनिया देखो, अर्थ ज़मीन, यसीर आप सैर करो और दुनिया जाके देखो। मतलब एक्सपीरियंस यार करो। पढ़ते नहीं है मुसलमान। आपने गन टांग के मार के कह रहे हो इसलिए पैदा हुए थे। अच्छा उसमें एक क्या बंदा बोल रहा है, मुझे मौलाना बोल रहा है उसमें वीडियो में, कि मुसलमान तो मरने के लिए पैदा होता है, वो तो मरने के बाद जीता है। अब उसने भर दिया लोगों के दिमाग में कि हम तो मरने के बाद ही जिंदगी होती, मरने तक तो कुछ मतलब नहीं है। अब जरा उसको लॉजिकली सोचे यार, यदि खुदा को आपको मरने के बाद ही सब कुछ देना है तो पैदा क्यों कर रहा है भाई? इसलिए पता कर रहा है गले के मार देंगे। अगर यही काम जो आपकी फिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया क्यों बना दी? उसने पहले इतनी अच्छी दुनिया बनाई, उसमें इतनी सारी वेरिएशन ऑफ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मैं तो वही पता जो मैंने अनुभव की, मैं तो 1% भी अनुभव नहीं किया अभी लाइफ में, जबकि आधी ज़िंदगी जी चुके हैं, और अगले कुछ सालों में 2% भी नहीं कर पाएंगे, जबकि मैं कम से कम 40-50 देश घूम चुका हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जब भी मैं किसी देश में जाता हूँ, मैं शाम को काम के बाद होटल से निकलता हूँ और वॉक करना शुरू कर देता हूँ, करता रहता हूँ वॉक, जब तक मेरे पैर थक नहीं जाएंगे मैं वॉक करता रहूँगा, सीधा रोड। बिल्कुल। और फिर वापस आता हूँ, और जब मैं वापस आता हूँ तो वो शहर मेरी अंदर समा चुका होता है। मतलब आई कैन फील एंड आई कैन राइट अबाउट इट। ये तो मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस जब आप नेचर में जाओगे तो वो वाला करोगे आप। जैसे आप देहरादून चले जाओ, मसूरी चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, जाते हैं लोग, आपको ये अनुभव करने के लिए भेजा है। बिल्कुल। और यदि आपने नहीं किया तो आपने ज़िंदगी वेस्ट कर दी।
यदि आप उलझे रहे फालतू की चीज़ों में, अरे इतनी वेरिएशंस दिए यार, अनुभव तो कर लो, देख लो, नहीं करना लोगों को। पहचान नहीं रहे, खुदा को नहीं पहचानते सर, ये चीज़ होती है। सर चलिए उस पर फिर से मैं लौटूंगा इसी पे, क्या न्यूक्लियर कोड्स जो हैं किसी भी कंट्री के, क्या वो हैक हो सकते हैं सर? ये बड़ा सब्जेक्टिव सा सवाल है, इसका ऑब्जेक्टिव आंसर हो नहीं सकता। वैसा सा सवाल पूछ दिया आपने, ईवीएम हैक हो सकती है। अब मैंने उसका भी जवाब आपको बड़ा बिल्कुल। सब्जेक्टिव ही दिया था कि मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि नहीं भी हो सकती, हो भी सकती, दोनों तरफ फंस सर गया इसीलिए आपसे पूछा मैंने। कि आई कांट, देखो नोबडी कैन आंसर दिस, डिपेंड करता है कि वो कंट्री का खुद का सिस्टम क्या है और एक कोड क्या हैक करना है आपको। कोई ऐसा नहीं होता जब आप कोई चीज़ हैक करते हो तो कोई एक चीज़ हैक नहीं होती है। ठीक है। जब तक वो न्यूज़ आती है ना कि भाई ये कंपनी हैक हो गई, तो आप मान के चलो 8-10 चीज़ें हैक होती हैं उसमें, ह्यूमन लेवल से लेकर टेक्निकल लेवल तक, प्रोसेस लेवल तक, कम से कम 7-8 चीज़ें हैक होंगी, क्योंकि हैकिंग है ही मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। 5 स्टेप का तो मैंने बताया था आपको बिल्कुल। कि पहले स्टेप में रिकॉन करते हैं, रिकॉनिसेंस, जिसमें हम पता करते हैं कि ये सिस्टम सिक्योर है कैसे। फिर उसके बाद हम उसमें कमजोरियां निकालते हैं कि यार कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। फिर हम पेलोड तैयार करते हैं कि अब इसको इस तरह से अटैक कर सकते हैं। लोडर तैयार करते हैं, वहाँ तक पहुँचेगा कैसे पेलोड, फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यही चीज़ फिजिकल अटैक के लिए है, यही चीज़ सॉफ्टवेयर अटैक के लिए। होगा नहीं होगा, यदि किसी भी एक लेवल पर फेल होगा तो नहीं होगा, क्योंकि जब तक 1 2 3 4 5 6 सारे स्टेप सक्सेसफुल नहीं होंगे, नहीं होगा। और इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। अभी बाकी जगह 6 हैं, न्यूक्लियर के केस में 50 होंगे। तो रिस्क कम करते चले जाते हैं, रिस्क इस हद तक कम कर देते हैं कि जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट्सएप सिक्योर है, आपने कहा साहब हैक हो जाएगा क्या? तो व्हाट्सएप सिक्योर क्यों है? क्योंकि व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है। कौन सा इंक्रिप्शन है? AES 512 बिट इंक्रिप्शन है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यदि मैं आपका इंक्रिप्टेड डेटा रिकॉर्ड कर भी लूँ कम्युनिकेशन, और उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करूँ, तो जो अभी मेरे पास सुपर कंप्यूटर भी है ना, उससे डिक्रिप्ट करने में मुझे इतने साल लगेंगे जितना साल पुरानी ये अर्थ है। जब बिग बैंग हुआ था ना, तब से आज तक जो टाइम लगा, तो अब इतना तो कोई वेट नहीं करेगा ना, कर सकता है, प्रैक्टिकली नहीं है। तो मैंने कह दिया सिक्योर है, इसीलिए बोला। सो दिस इज द रीजन दैट आई सेड प्रोबेबिलिटी नहीं है सर कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इतना टाइम तक लगा रहे डिक्रिप्ट करने और उसके बाद। लेकिन फिर आ जाता है क्वांटम कंप्यूटर। हाँ सर, उस पर भी मेरा अगला सवाल ये होने वाला था आपसे। फिर क्वांटम कहता है कि यार मैं तो कर दूंगा चुटकी में। मैं तो 2 सेकंड में कर दूंगा। अब मैं एकदम से उस लॉजिक से बाहर आ जाता हूँ कि तो यार ये तो बात मैंने इस रिस्पेक्ट में की थी कि ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर नहीं कर पाएंगे, बट नाउ देयर इज अ न्यू प्लेयर इन द गेम हु कैन डू दिस। तो इनसिक्योर हो गया। तो अभी नई चीज चल पड़ी, स्टोर नाउ डिक्रिप्ट लेटर, SNDL, कि मैं अभी सबको, जैसे आपकी इनसे बात चल रही है, मैं रिकॉर्ड कर लूँ, 2 साल बाद क्वांटम आ ही जाएगा, तब डिक्रिप्ट हो जाए तो डिक्रिप्ट कर लेंगे, फिर समझ में जाएगा, तब भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एटलीस्ट कुछ तो। बिल्कुल सब्जेक्टिव है, इसलिए मैंने हिंट दे दिया कि पॉसिबिलिटी तो रहता है, पर अब क्वांटम आ गया, उसके बाद वो 50 जो लेयर थी उसमें से उन्होंने कहा हम तो 40 तो उड़ा सकते हैं, तो फिर रिस्क आ जाएगा। ठीक है सर, आपने सब्जेक्टिव आंसर किया, लेकिन मैं थोड़ा सा और पिन पॉइंट करूंगा अभी, इसको थोड़ा सा और निकालना चाहूँगा आपसे इन्फॉर्मेशन चीज़ों पे। ये सर जो न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, इनके कोड्स होते हैं, मतलब ये सुना है मैंने, जो कुछ वीडियो देखे इसमें कोड्स होते हैं बहुत सारे। तो अगेन फिर वही चीज़ आएगी कि उन कोड्स को ना तो कहीं लिखा जाता होगा किसी सिस्टम में, ना ही कहीं सेव किया जाता हो किसी ऐप कोई ऐसी थ्रू में, बिकॉज वो डिजिटल है और फिर वो सब चीज़ हैक हो सकती है। तो ये कोड्स रखे कैसे जाते होंगे? क्या ये पेपर पे ट्रेडिशनल मीडियम में, या सिर्फ याद करे जाती होंगे कि भाई याद करके रख लिए गए हैं? किस तरीके से ये चीज़ें की जाती होंगी? एक्सेस कोड तो जो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसको वैसे ही पता होता, और हमारी चीज़, आधी चीज़ें सिक्योर इसलिए होती हैं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी दी जाती है। यदि मैं आपको अकाउंटेबल बना दूँ, आप क्लास में सबसे बदमाश लड़के हो और मैंने आपको मॉनिटर बना दिया, तो फिर से कुछ नहीं होता। वही फिलॉसफी हर जगह चलती है, हम किसी को तो अकाउंटेबल बना दें। चीज़ें इनसिक्योर हमारे यहाँ अधिकतर इसलिए होती हैं क्योंकि कोई अकाउंटेबल नहीं होता। ये हो जाएगा तो आप किसको पकड़ के कूटना है ये नहीं पता हमें। इस तरह की चीज़ों के लिए पूरी अकाउंटेबिलिटी होती है, और एक बंदे पर निर्भरता नहीं होती कभी भी, एक सिस्टम होता है। आप एक छोटा सा बैंक का लॉकर जब खोलने जाते हो तो पहले एक चाबी लगाते हो, फिर एक
इंचार्ज होगा वो चाबी लगाएगा, फिर खुलता है। तो कल के दिन आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं तो आया नहीं था और अच्छा। ये तो किसी ने निकाल लिया, चाबी तो आपके पास रहती है, बिल्कुल। तो उसके सामने होगा जो होगा। तो यहाँ तो इस लेवल पे भी 2 लोग हैं। अब मैं ऐसे 7 लोग खड़े कर दूं और वो सातों ऑफ कोर्स अकाउंटेबल लोग हैं, बिल्कुल। और उसके बाद ही वो चीज़ हो, एंड दैट टू विद द फॉर्मल अप्रूवल्स ऑफ, मतलब जब कहते हैं ना कि वो पीएम के हाथ में बटन है, तो ऐसा नहीं है कि उसके घर में एक बटन लगा रखा है वो दबा देगा तो न्यूक्लियर अटैक हो हाँ सर, जाएगा। यही सोचा जाता है ना लोग ऐसे सोचते हैं कि वो एक बटन होगा, अब वो गलती से दब गया तो, तो ऐसे थोड़े ना होता है कि सोते सोते हाथ पड़ गया, सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं होता। बटन का मतलब होता है अप्रूवल। अप्रूवल। उसने अप्रूवल दिया, और पीएम को भी अप्रूवल, इंडिया में तो सिस्टम है कि अप्रूवल लेने के लिए उसको पूरा पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए। ऐसे नहीं अप्रूवल कर देगा कि उसने मेरी इच्छा है तो कर देते हैं। न्यूक्लियर दबा दिया। तो आपने देखा होगा कि जब ये स्ट्रेटजी बनाएगी तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें बताया गया कि हम ऐसा कर रहे हैं, देश के ऊपर ये रिस्क है और ये आफत आई है, और तो ये चीज़ एक सिस्टम के थ्रू होती है। और कल के दिन यदि उस सिचुएशन पे भी कोई बात आती है तो प्रेसिडेंट, और क्योंकि हमारे यहाँ जो आर्मी का हेड है वो तो प्रेसिडेंट है, बिल्कुल। तो उसका निर्णय ही सब कुछ माना जाता है। सो इवेंचुअली पीएम हैव टू टेक हिज कंसेंसस, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर फिर बाकी लोगों को बॉडी ले जाएगा, फिर अप्रूवल ग्रांट किया जाएगा, लेकिन करेगा वो आर्मी। सो आर्मी में भी जो अकाउंटेबल लोग हैं, दे विल विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, अब उसमें से भी कोई एक कंफर्टेबल नहीं है तो भी काउंटर चेक्स होंगे। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनका सिस्टम इस तरह का होता है कि ऑर्डर इज ऑर्डर, बिल्कुल। बट उस ऑर्डर तक पहुंचने के लिए हर चेक एंड बैलेंसेस से गुजरना पड़ेगा उसको। इज जस्ट नॉट जस्ट ए बटन, इतना आसान नहीं है कि बटन दबाया हो गया। हाँ सर, जब ऐसा होता है ना, यूएस के बारे में आता है कि जब ट्रम्प उधर से आ रहे होते हैं कि नहीं, उनके पास ना न्यूक्लियर बटन होता है, बड़ी आपस में चलते कि भाई वो जहाज में होता है बटन, ऐसा कि लगता कुछ है हो कि गया हाँ कि वो वो इसे दबा देंगे। बटन दबा देंगे। ऐसा कोई बटन नहीं होता, ऐसा कभी कोई बटन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि ऐसा कोई बटन हो गया तो रिस्क है, बिल्कुल। क्योंकि फिर तो उसी बटन तक पहुंचना है। और सब कुछ खत्म। सर इसमें आपकी ओपिनियन जानूंगा मैं पाकिस्तान के बारे में ही। वहाँ पे मिलिट्री रूल करती है, तो वहाँ पे जितने भी सेंसिटिव वेपन्स होते होंगे, न्यूक्लियर हुए, मिसाइल्स हुए, क्या इनका कंट्रोल मिलिट्री के हाथ में वहाँ होता होगा, या गवर्नमेंट भी का भी थोड़ा बहुत रोल आपकी आपकी नज़र में क्या रहता है, किसका ज़्यादा कंट्रोल होता होगा? देखो पाकिस्तान थोड़ा अलग देश है, बाकी जगह जहाँ डेमोक्रेसी है बैलेंस्ड है मामला, बैलेंस है मामला कि पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है। पाकिस्तान में मिलिट्री इज़ मच मोर एम्पावर्ड, और सारे कंट्रोल उनके, वो दबाव में रहती है पॉलिटिकल सिस्टम उनके हमेशा। इतनी बार तो कूप हो गया वहाँ पर कि जनरल मुशर्रफ से लेकर हर आदमी आके प्रेसिडेंट बन जाता है, हर प्राइम कोई। मिनिस्टर बन जाता है। तो वो तो इनका डीएनए वैसा सा, उस वजह से क्या हो गया कि डेमोक्रेसी कभी सस्टेन कर ही नहीं पाई। जब आप डेमोक्रेसी को टाइम ही नहीं दोगे, कोई भी सिस्टम मैच्योर होने में ना सारे अप्स एंड डाउन से होके बिल्कुल गुजरता है। बुरा भी होगा, अहित भी होगा, हित भी होगा, बहुत सारे रूल्स ऐसे आएंगे जो आधे लोगों को अच्छे बिल्कुल लगेंगे, आधे लोगों को नहीं लगेंगे, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हर चीज़ अच्छी करने लगे तो सिस्टम ठीक नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको एग्जाम्पल दूं भगवान राम का। लोग कहते हैं कि भगवान राम को वनवास मिला तो वनवास क्यों चले गए, तो कुछ लोगों का आर्गूमेंट होता है कि उनके पिताजी ने कहा था इसलिए चले गए। तो ये गलत है, उनके पिताजी ने कभी नहीं कहा था, उनके पिताजी ने कभी कहा ही नहीं कि तुम वनवास जाओ। उनको किसी ने बोला कि पिता ने वचन दिए थे और उसके चक्कर में उन्होंने वचन मांग लिए हैं, और वो अब पशुपेश में है कि क्या करें, तो मैं बोल नहीं सकते। तो ये गए, बोले यदि आपने वचन दिया था तो उसका पालन होगा। तो दशरथ ने कहा ना ना ना, तुम तो जा ही नहीं सकते, तुम एक काम करो, तुम मुझे बंदी बना लो और तुम राजा हो जाओ। अच्छा। मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तब तो कर ही सकते हो ना। बिल्कुल। तो पिता तो नहीं चाहते थे, पिता ने तो मना किया था, लेकिन यदि पिता की ही आज्ञा होती तो वो नहीं जाते, कहते थे मैं पिता की आज्ञा मानता हूँ तो मैं नहीं जाता। फिर पूरा का पूरा अयोध्या नहीं चाहता था कि जाए, पूरा अयोध्या कह रहा है कि साहब आप नहीं जा सकते। फिर जब ये चित्रकूट चले गए तो केकई भरत सबको लेकर पहुंचे वापस लाने के लिए कि नहीं आप प्लीज मत जाइए, तो केकई खुद कह रहे हैं कि मत जाओ, तो फिर भी गए। क्यों? आप बताएं। राजधर्म के लिए।
ओके, एक राजा का जो धर्म है ना, वो यदि वो इनमें से, जबकि डेमोक्रेसी चाह रही है, सबसे ज़्यादा लोग चाह रहे हैं, यदि वो डेमोक्रेसी को सुन लें कि नहीं नहीं देखो सारी जनता कह रही है नहीं जाना, तो मैं कैसे चला जाऊं? फिर डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल उन्होंने कहा डेमोक्रेसी कुछ भी बोले, जो सही है वही होना चाहिए। बिल्कुल, अब सही क्या है कि यदि राजा ने वचन दे दिया कि ये होना था और वो नहीं होगा और उसके अपोजिट हो जाएगा, तो पब्लिक कहेगी यार एग्जैक्टली, आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोल कल कुछ बोलते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, इनके वचन की कोई वैल्यू नहीं है। और पब्लिक का एक बार भरोसा गया ना राजा से, तो खत्म, राज ही खत्म। तो राजा को सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, त्याग, सिर्फ उसके अच्छे और बुरे के लिए नहीं, क्योंकि लोगों का भरोसा राजा पे बना है। तो उनकी लाइफ में उन्होंने जो कुछ भी किया ना, वो इसलिए किया क्योंकि राजा को क्या करना चाहिए बस वो था। राजधर्म का पालन है, मेरा नुकसान हो जाए, मेरा अहित हो जाए, मेरा कुछ भी हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इंटीग्रिटी राजा की बनी चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब देश के संग भी कुछ ऐसा आता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक को वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती। आरक्षण आया, लोगों ने, आपने देखा होगा कितने लोगों ने आग लगा ली, गोस्वामी से लेकर कितने लोग जल गए, विरोध हुआ, पूरे हिंदुस्तान में विरोध होने लगा। गलत है साहब, जिंदगियां बर्बाद हो गई। पर उसने निर्णय लिया ना, जिसने लिया, क्योंकि उसको पता था कि देखो सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज लाना है, तो ये निर्णय लाना पड़ेगा। यदि मैं आज इसलिए सिर्फ हो जाऊं कि नहीं साहब कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो ठीक नहीं होगा। करेक्ट। इसी तरह और भी ऐसे निर्णय हुए, 3 तलाक का जैसे हुआ, विरोध हुआ, लोगों ने किया, पर उन्होंने कहा नहीं साहब इसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, कोई तो करेगा ठीक, तो हम कर देते हैं। ऐसे निर्णय करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। आप पब्लिक की खुशी के लिए सब कुछ करते रहें, वो करना बड़ा आसान है, इट्स वेरी सिंपल, कि वही करो जो अच्छा लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है, पर वैसे बर्बाद हो जाता है देश। बिल्कुल, अपीज करते रहो और फिर वो अपने आप को अपीज करते रहो, खुश 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 खुश, बिल्कुल, बस सब बढ़िया चीज़ें बढ़िया ठीक। बढ़िया, राजा तो बच्चा है। तो बिल्कुल कई बार आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आपको गद्दी से उतार भी सकते हैं। बिल्कुल, हो सकता है कि आपको जान का रिस्क हो जाए, लेकिन आप लेते हो। क्यों? क्योंकि एज ए ये काम सिर्फ आप कर सकते हो, एज और अ कोई कर लीडर ही नहीं वो सकता। चीज़ बनती है। बिल्कुल, ये बताओ, ये जो निर्णय हुए वो कोई और कर ही नहीं सकता। ये कभी आम जनता नहीं उद्दलित होकर करेगी कि नहीं साहब हम ऐसा वो चाहते हैं। शाहबानो वाले केस में हुआ ही था, वो दोबारा चीजें दोबारा किया क्योंकि कर दिया। राजा ने राजधर्म का पालन नहीं किया, वो अपीस कर दिया। उनको लगा यार 4 लोग कह रहे हैं कि यार ये गलत है, गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि भाई आपको एलिमनी देनी है। बिल्कुल, पर वो सारे मौलाना पहुंच गए राजीव गांधी के पास कि यार ये तो ऐसे होगा तो गलत हो जाएगा। अब राजीव गांधी फंस गए, उन्होंने कहा कि ऐसा है क्या, तो अब कल के दिन चुनाव ना हार जाऊं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदला। सर पूरी बॉडी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुरान के अगेंस्ट लोगों को लेके आ गई। उस समय वही तो बताएं कि अब मैं एक एज ए इंसान पूछूं, भूल जाइए कि वो कुरान है, इस्लाम है, जो भी हो, एज ए इंसान बिल्कुल, यदि आपसे पूछा जाए कि यार ये है, एक महिला है और वो क्या चाह रही है कि उसका भत्ता दिया जाए, बिल्कुल, बहुत छोटा सा, वो भी कोई, वो पता बात पैसे की नहीं थी, वहाँ बात ईगो की थी। उन्होंने कहा नहीं साहब नहीं देंगे, तो आपको खुद लगेगा तो अन्याय है यार। बिल्कुल, इस बात पे आप डिस्कस कर सकते हो कि कितना दें कितना ना दें। इस बात पे डिस्कशन कैसे हो सकता है कि नहीं देना, नहीं दे, बिल्कुल, और फिर आप उसको अपने रिलीजन से जोड़ लोगे। नहीं, जिसके संग आप 20 साल रहे हो उसको फिर आप मज़ार में छोड़ दोगे। तो ये चीज़ें कई बार ऐसे इंसान हमें सामने दिख रही होती हैं कि गलत हो रही है, लेकिन हम नहीं निर्णय ले पाते क्योंकि हम खुश करना चाहते हैं। पता है कि आपको वो रिलीजन की इंटरप्रिटेशन आपकी वो गलत है, वो है ही नहीं। हाँ, नहीं उधर तक तो कोई जाते ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, ब्लॉक्स पड़े ना, उधर तो कोई जाते नहीं। मतलब मैं तो कहता हूँ कि एज ए इंसान कई बार देख के लगता है कि यार ठीक है यार, ये सही है, इसको होना चाहिए। कई सारी चीज़ें हैं जो समय के संग बदलनी ही चाहिए, यदि नहीं बदलेंगी तो वो पानी की तरह होता है, सड़ जाती है। सर जैसे कि अटैकर्स आए वहाँ से और अटैक हुआ, आपने बताया कि किस किस तरीके की कम्युनिकेशन मोड्स यूज़ हुए, तो इसमें वो क्या डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं जो वो छोड़ के जाते हैं, जिनसे हम ट्रैक कर सकते हैं कि भाई ये लोग आए थे, यहाँ से आए थे, इन लोगों ने ये किया और यहाँ चले गए? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, डिजिटल फुटप्रिंट ही है जो हमें हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, फिजिकली ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी आया है तो उस बंदे ने
हम ये मान के चलते हैं कि कुछ दिन तो बिताए बिल्कुल। इस ऑपरेशन से पहले पूरी तरह। उसमें से जितने भी लोग थे, एक शायद लोकल था, बाकी सारे बाहर के थे। तो जो बाहर के लोग थे वो तो आए उस समय, तो उनको क्या क्या दिक्कतें आई होंगी, दिल हैव टू हाइड देमसेल्फ। कुछ लोगों से मिले होंगे, बात किया होगा, इंटरनेट यूज़ किया होगा, कम्युनिकेशन के लिए कोई सिस्टम ज़रूर यूज़ किया गया होगा, फिर खाना पीना अरेंज करना है, पेमेंट सिस्टम कुछ यूज़ किया गया होगा, कैश लेके आए थे क्या, और व्हाट एल्स यू डू इन रियल लाइफ, डे टू डे लाइफ। बीमार हो गए तो दवाइयाँ भी लेनी पड़ी होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी, यदि आप 15 दिन कहीं हो और ख़ास तौर से नए इन्वायरमेंट में हो तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये तो नॉर्मल है। फिर क्या है कि अपने आप को हाइड भी करना है। तो चूंकि आपको हाइड करना है अपने, तो आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहते हो। तो पहली चीज़ तो हमें देखना होता है कि कोई भी नई डिवाइस इस एरिया में आई तो हर दिन का हम देखते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि चूँकि वो टूरिस्ट प्लेस, तो बहुत सारे सर हर दिन नई डिवाइस आएंगी, तो फिर हम एंट्री और एग्जिट देखते हैं। ओके। क्योंकि नॉर्मली जो टूरिस्ट होगा वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए रहता है। ठीक है। तो हमने टावर डम निकाला, हमने देखा कि इस एरिया में इतने लोग आए और उसके बाद वो कब निकल गए इस एरिया से, उनको बाहर निकाल दो, इनको हम टूरिस्ट मान लेते हैं। फिर जो 4 दिन रुके, जो 5 दिन रुके, जो 6 दिन रुके, जो 7 दिन रुके, 7 दिन के बाद उनका नहीं मिल रहा अचानक से, उनको अलग निकालना शुरू करो। उनको एनालाइजर ऐसे कर सकते हैं। फिर होता क्या है कि मान लो कोई वाईफाई यूज़ कर रहा है, तो वाईफाई हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग भी होती है। ठीक है। क्योंकि वो IPDR उसमें भी मिल जाता है डिटेल। क्योंकि आजकल क्या है कि नॉर्मल कॉल तो कोई करता नहीं है, पर इंटरनेट पर रहता है हमेशा। कोई भी होगा वो यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील तो देख ही रहा है, वो तो सब कर ही रहा है। तो हम उधर वो पैटर्न निकालते हैं। फिर होता क्या है कि कुछ जब हमें IPDR मिल जाते हैं, टावर डम की बात कर रहा हूँ कि पूरे एरिया के, ठीक है। फिर हमें कुछ पैटर्न्स पता होते हैं कि यदि कोई टेररिस्ट है तो इस तरह की चीज़ें करेगा। ओके। जैसे मान लो VPN यूज़ किया उसने, ठीक है। उन्होंने अलग कर लिया, या उसने कोई रिलीजियस ऐसी कंटेंट एक्सेस किया जो जिससे शक आमतौर पे लोग नहीं करते, या बाहर की वेबसाइट है, ISIS की है, कहीं ऐसी की, तो वो निकाल सकते हैं। सो वील ऑलवेज सी दी एनोमलीज, कि इस पूरे डेटा में कोई एनोमलीज है तो वो फिल्टर आउट करना शुरू करो। उसके बेस पे एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न के बेस पे देखते हैं कि अब जब पैटर्न बन गया तो इनकी फिर लोकेशंस का पैटर्न निकालो। ये समझ आ गया, हमें नहीं पता कि लोग सही हैं, गलत हैं, क्रिमिनल हैं, टेररिस्ट हैं, पर मुझे पैटर्न मिल गया। अब उस पैटर्न के बेस पे देखूंगा इनकी लोकेशंस क्या, मूवमेंट्स क्या रहे। ठीक है। उस मूवमेंट में कहीं पे भी मेरी वो लोकेशन आ गई जहाँ इंसिडेंट हुआ है, तो मेरा वर्कआउट तो आइडेंटिफाई हो गया वो पर्टिकुलर। सर ये टावर डंप में ये लोगों को निकालना कितना मुश्किल होता होगा, बिकॉज लाखों नंबर या फिर हज़ारों कई नंबर चल रहे होंगे, उसमें से कितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड काम होता होगा ये। बहुत कॉम्प्लिकेट, बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जैसे मैंने बोला कल। हाँ सर, जैसे आप मतलब सर ने बोल दिया कि टावर हमने निकाल लिया। बहुत मुश्किल। लेकिन इसमें होगा क्या कि विद AI अब चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएंगी, अभी तक नहीं थी, क्योंकि बहुत सारा एनालिसिस अब AI के थ्रू थोड़ा फास्ट हो जाता है। पहले क्या होता था, यही चीज़ें मैनुअली होती थी, और मैनुअल इसका करना मतलब घास के ढेर में सुई निकालने वाला है। टाइम भी बहुत लगता था, गलत डेटा भी निकल आता था। कई बार ऐसा होता था कि एक गलत आदमी तक पहुंच गया, टाइम वेस्ट हो गया, अरे 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 हो गया, वर्कआउट हो गया, पहुंचे उस तक, उठाया उसको, 85 साल का आदमी निकला। क्यों निकला? क्योंकि उसको बेवकूफ़ बना के कोई उसका सिम यूज़ कर रहा था या उसका वाईफाई यूज़ कर रहा था। तो ऐसी चीज़ें भी होती। ठीक है सर, आज आपने कनेक्ट किया एंड बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने सर से रिक्वेस्ट की थी सर प्लीज़ आप बात कीजिए। सर तबीयत ख़राब थी सर की, लेकिन वो आ गए, सर उसके लिए थैंक्स। एंड विल कनेक्ट, हम जैसे अपनी सीरीज़ सॉरी जो अपनी सीरीज़ सर हम करते हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, एंड वी वांट कि आप आएँ दोबारा से। और सर जो पुलिस ऑफिसर्स को हम लोग इनवाइट करने वो कह रहे थे, वो भी प्लीज़ अभी करेंगे सर। नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे। एक्चुअली अभी सारे पुलिस ऑफिसर्स मेरे ख्याल से बिजी थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले रिकॉर्डिंग में हम, यदि नोएडा नहीं तो गुड़गांव नहीं तो दिल्ली नहीं, किसी एक DCP को ज़रूर इनवाइट करें, एंड वील डिस्कस सम रेलेवेंट कंटेम्प्रेरी केसेस जो उनके पास आए, किस तरह के केसेस उनके थानों में आ रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे।
और थोड़ा उसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. अच्छी चीज़ है कि हम लोग कुछ भी डिस्कस करते हैं, बिल्कुल. एंड वी कुड डू दिस बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट. क्योंकि आप लोग यदि देखेंगे, वॉच लगातार कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे वो पॉजिटिव कमेंट हो चाहे नेगेटिव कमेंट हो, मैं हमेशा उसे सर आँखों पे लेता हूँ. क्यों? क्योंकि आप कमेंट इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप कनेक्टेड हो. वरना मैं जिस चीज़ से मतलब नहीं उसके बारे में बोलता भी नहीं. हर आदमी आजकल इतना बिजी है, बट बिकॉज यू लाइक समवन एंड यू डोंट लाइक सम ऑफ हिज ओपिनियन, तो आप कमेंट करते हो, या आप पसंद ही करते हो तो आप कमेंट करते हो. सो आइदर वेज वी आर हैप्पी विथ फॉर ऑल योर कमेंट्स, ऑल योर फीडबैक्स. और बताइए यदि किसी टॉपिक पे डिस्कस करना है, विल बी वेरी ओपन. थैंक यू सो मच. श्योर. और आपके जो कमेंट्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे ही. तब तक के लिए थैंक्स. थैंक यू.